अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम जाहिद है और मैं कैलिफोर्निया अमेरिका से ये व्लॉग कर रहा हूँ। अम, मेरी नज़र से एक क्लिप गुजरा रिसेंटली। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है एक फवाद चौधरी साहब, उनका आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू एंड उसमें वो पाकिस्तान में अल्कोहलिज्म जो है उसको प्रमोट करने की, उसको नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच अ कंटेंट। उससे पहले एक और साहब हैं, हसन निसार साहब, कुछ और ऐसे लिबरल एंकर्स, लिबरल पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली इस पुश में है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में अमंग मैनी अदर इवल्स अल्कोहलिज्म और नशे को जो है वो नॉर्मलाइज किया जाए, उसको आम किया जाए। तो आई थॉट कि दिस इज़ द टाइम। मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि मैं इसमें इंटरवीन करूं। एंड देन वी आर बिजी हियर। आई एम अ टेक एंटरप्रेन्योर, टेक एग्जीक्यूटिव, तो मेरे पास अक्सर टाइम नहीं होता कि मैं इन चीज़ों में टाइम लगाऊं। एंड देन आई थॉट के क़यामत के दिन जो हमसे 5 सवाल होंगे मोटे मोटे, उसमें से एक सवाल ये होगा अल्लाह ताला के सामने जब हम खड़े किए जाएंगे कि व्हाट डिड यू डू विद द नॉलेज आई गेव यू। और उस सवाल के जवाब के तौर पे इट इज़ माई ऑब्लिगेशन कि मैं अपने भले के लिए इंटरवीन करूं और उस सोशल ईवल में जो कि बेसिकली जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत भी पता है या मुझे नॉलेज अल्लाह ताला ने दी है, और मुझे आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन दिया है, मुझे ये सारी कैपेबिलिटीज़ दी हैं। तो मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि मैं उसमें इंटरवीन करूं और मैं लोगों को डिसइंफॉर्मेशन से और इस मिसगाइडेंस से बचाऊं जिसकी तरफ ये लोग कंटिन्यूसली जो है स्टीयर करते हैं। हम लोग यहाँ पे वेस्ट में 25-25 30-30 सालों से रह रहे हैं। सीम्स लाइक कि ये लोग हमसे ज़्यादा वेस्टर्न सोसाइटीज़ को समझते हैं। फॉल्सली ये क्लेम करते हैं कि जो वेस्टर्न प्रोग्रेस है और जो सारी उसके पैरामीटर्स हैं वो शायद ऐसी वैल्यू सिस्टम्स की वजह से हैं जिसको ये अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी ज़ाती प्रायोरिटीज़ के लिए, बिकॉज इन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो चाहते हैं कि उनको वो सोशल वैलिडेशन मिले कि उनके इर्द गिर्द सारा माहौल ही ऐसा तब्दील हो जाए कि सो दे डोंट फील ashamed or they don't have to hide and do these things in the shadows. So while you understand the motivations, I think it's the right time that people like me should jump into it and correct the facts. Because mostly the facts that they are quoting are grossly misquoted or grossly off from the facts and figures जो कि in reality जो ऑब्जर्वेशन है हमारा जो है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में रहते हुए। एट द सेम टाइम जो थोड़ी सी भी लिमिटेड रिलीजियस नॉलेज हमें अल्लाह ताला ने दी है, हम उसका एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। बिकॉज वी द मुस्लिम्स लिविंग इन द वेस्टर्न सोसाइटीज़, नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ में हम पाकिस्तानी मुसलमानों से बहुत डिफरेंट ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि पाकिस्तान में हर शख्स बड़ी मच इसको फॉर ग्रांटेड लेता है अपने दीन को, क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द यू डोंट फील थ्रेटन फ्रॉम एनीथिंग। हम यहाँ पे pretty much we are surrounded by continuously on daily basis by bombardment of non-Muslim values and pushes or motivations and um, um, एंट्री केसेस जिसमें कि हमें pretty much अपने आप को बचा के चलना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों से। हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं pretty much इस्लाम के अर्ली डेज़ की तरह होते हैं। जैसे कि मक्का में के अंदर एक नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ में इस्लाम पैदा हुआ, सरवाइव किया मक्का या मदीना की रियासत में लेटर ऑन। सो वी आर प्रीटी मच इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ सर्वाइवल मोड, जिसमें कि हमें अपने दीन को बचा के, अपने आप को बचा के रखना पड़ता है। एंड वी नो व्हाट द हलाल एंड हराम इज़ वेरी केयरफुली। हम अपने बच्चों को भी यही गाइडेंस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो वी हैव वेरी डिफरेंट ball game going on than people or Muslims living in Muslim societies, whether it's Saudis or Pakistanis or UAE type की जो जगह होती हैं। Having said that, let's play this clip और फिर देखते हैं कि हजरत क्या फरमा रहे हैं। बार्स नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कैफेज नहीं है। बार्स क्यों होनी चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे सारी दुनिया में, यूएई में, टर्की में, हर जगह पे बार्स हैं। लोग पूरी दुनिया में शीशा हुक्का पीना इज वेरी नॉर्मल। हमने यहाँ सारा ये लाहौर में इन्होंने बंदियाल साहब को ख्याल आ गया जी, उनको किसी ने कह दिया ये नहीं है तो उन्होंने बंद ही कर दी। शीशा कैफेज बंद हो गए। शीशा कैफेज
यहाँ शीशा कैफेज नहीं है, यहाँ कोई बार्स नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, बार्स? कैफेज नहीं है। बार्स क्यों होनी चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे सारी पाकिस्तान, सारी दुनिया में, यूएई में, टर्की में, हर जगह पे बार्स हैं, लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। बार्स में जरूरी ये नहीं है कि आप शराबी अंदर हो। को ड्रंकी हो, नहीं लेकिन हो। शराब की इजाजत भी तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? यूएई ने क्यों दी हुई है, तुर्की ने क्यों दी हुई है? जिसने पीना है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए। ये शराब की बात करके मौलवियों को आपने अपने पीछे डाल लेना, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। वाह। तुमने क्या कहा? अच्छा, इस क्लिप में जो है वो हज़रत फरमा रहे हैं कि बैठने की कोई जगह नहीं है। ठीक है, सोशलाइजेशन की बेसिकली पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, तो बार होने चाहिए जहाँ पे लोग बैठें, गपशप करें। ठीक है, सो हिज बेसिक आर्ग्यूमेंट, और इनकी एक और वीडियो भी है जो कि मैं आई थिंक आफ्टर माय डेटा प्रेजेंटेशन जो है दरमियान में है, उसके बाद में आखिर में हसन निसार साहब और उनकी सेकंड वीडियो को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं शुरू में अपफ्रंट आपसे वो सारा कुछ जवाब शिकवा में ज़ाया कर दूँ। सो यूल बी बेटर, यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर, जो कि जब मेरा सारा डेटा प्रेजेंट मैं आपको कर चुकूँगा उसके बाद में आपको ज़्यादा समझ आएगी। अगर आप थोड़ा सा टाइम इसके लिए स्पेयर करें, ये 1 घंटा अगर आप ज़िंदगी का देंगे तो मेरे ख्याल में आपका बहुत ज़्यादा भला होगा इस वीडियो के बाद। तो आई रिक्वेस्ट यू, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है टू फॉलो मी, तो आई विल बी डूइंग मोर वीडियोज़ लेटर ऑन डाउन द रोड। तो हज़रत ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में बेसिकली बैठने की कोई जगह नहीं है इनको। इनको पाकिस्तान में ग्लोरिया जीन्स नहीं मिलती, इनको पाकिस्तान में टिम हॉर्टन नहीं मिलता, इसको पाकिस्तान में इनको 36,000 किस्म के जो नॉन ब्रांडेड कैफ़ेज़ हैं, खाना पीना है। हम लोग जब पाकिस्तान छुट्टी पे जाते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, तो हमारे लिए पाकिस्तान हेवन है, जन्नत है खाने पीने की, शुगर मेले की, जहाँ पे हम बैठ के दोस्तों के साथ गप लगाते हैं, स्पेशली लेट नाइट। वेस्ट इज़ सो बोरिंग हमारे लिए, क्योंकि 7 बजे हर चीज़ बंद हो जाती है। मैनी पीपल डोंट नो कि अमेरिका में 7 बजे प्रटी मच, मैक्सिमम 9 o'clock रात के, उसके बाद, और रेस्टोरेंट स्टैंड जो टाइम है क्लोजिंग वो 10 o'clock है, और आपको कुछ खुला नहीं मिलेगा। प्रटी मच 7 बजे रिटेल्स बंद होना शुरू हो जाएंगी, सड़कें सुनसान होनी शुरू हो जाती हैं, और आप जब काम से फारिग होते हैं तो आपको बैठ के गपशप लगाने के लिए कोई जगह कम ही मिलती है। बड़ी मच एवरीबडी इन द रूम, और सुबह सब लोग बड़ी मच यहाँ पे फजर के हिसाब से या उससे मुंह अंधेरे उठे होते हैं, और दे आर बैक ऑन द हाईवे commuting towards the jobs. This is American life. In a way, for us Pakistanis, that's quite boring. तो हमें ये कहते हुए बल्कि ज़्यादा मौजूद थी कि यार बैठने की जगह नहीं मिलती। ठीक है, कोई ठीक है, तो हम तो पाकिस्तान जाके जितने मज़े करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लेट नाइट खुले रहते हैं रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, एंड देयर इज़ सो मच चॉइस। ठीक है ना, हम इस्लामाबाद जाते थे तो मनाल पे बैठ के हम कहीं पे भी चले गए, लाहौर घूमे फिरे, कराची घूमे फिरे, तो लाइक MM आलम पे, दाएं बाएं, एवरीवेयर देयर इज टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। एवरी पाकिस्तानी नोस के गपशप पाकिस्तानी करते ही हैं कि वो बैठ के गपशप करते हैं, दे आर प्लेंटी। लेकिन इनका बैठ के गपशप लगाने से मुराद है कि जब तक जो है ना पीना पिलाना नहीं साथ होगा, तो इनके मुताबिक बैठने की जगह वो नहीं है, यानी कि इनका कॉफ़ी चाय से गुजारा नहीं चलता है। सो दैट इज़ व्हाट हिज कंप्लेन इज, एंड ही वांट्स टू चेंज द होल सोसाइटी अराउंड हिम जस्ट टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट्स। इमेजिन दैट। सर, ये अभी आपका बड़ा एक स्टेटमेंट वायरल जा रही है जिसमें आपने कहा है कि ये शराब, लिकर, शिकर, बार्स ये होनी चाहिए पाकिस्तान में खुसूसन। तो सर, ये कहाँ से ख्याल आया खुसूसन, ये भी बताइएगा। नहीं, और वो ये क्या actually- स्टेटमेंट थी? एक्चुअली शाजिया ने पूछा मुझे कि ये जो शादियों के ऊपर 1 मील का बैन है, हाँ जी, तो उस कॉन्टेस्ट में मैं उन्हें ये कह रहा था कि पर्सनली जो है, मैं लोगों की जिंदगियों में इतना ज्यादा इंट्रूड करने का हामी नहीं हो रियासत का। ठीक। अब हमारे यहाँ हर चीज ही बैन है, हाँ, आप वो भी नहीं कर सकते। अब देखें कि हमारा मुल्क जो है वो बैनिस्तान बन गया है। ठीक। मतलब हम जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, क्या हम तुर्क मुसलमानों से कुछ ज्यादा बरतर मुसलमान हैं? यूएई के मुसलमानों से ज्यादा कोई बड़े मुसलमान हैं? ठीक। खुद सऊदी अरब के मुसलमानों से ज्यादा बड़े मुसलमान हैं? वहां पर जो बार्स भी हैं, मस्जिदें भी हैं, ठीक। वहां पे शीशा भी है, जिसने शीशा पीना है वो पिए, जिसने बाहर में जाना है वो बाहर में जाए। तो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में हर चीज क्यों हमने बैन की हुई है। हो बिकॉज गया। इससे एक तासुर जाता है कि हम कोई जो स्टेट है वो लोगों की पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरवीन कर रही है। ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि पाकिस्तान में भी वही होना चाहिए जो तुर्की में है। मतलब आप कहते हैं कि यहाँ पर लाइसेंस के साथ बार्स होनी चाहिए, मतलब जैसे मुख्तलिफ तुर्की जगहों में पर। है, जिस तरह हर यूएई जगह में पर है, सऊदी internationally। अरेबिया में भी अब है।
तो लेकिन सर इस्लाम तो हमें एक तरफ ये कहता है ना कि आप सऊदी अरब वालों से ज्यादा बड़े नहीं, मुसलमान हैं वो या नहीं है, यूएई से ज्यादा बड़े बिल्कुल नहीं मुसलमान हैं, है, तुर्की से लेकिन बड़े हमारे मुसलमान हैं? यहाँ पर फॉरेनर्स की उस तरह से वो नहीं तो मतलब क्या एंट्रीज कौन आएगा अगर आप यही रखेंगे तो? इसी तो खोलेंगे तो कोई आएगा ना। खोलेंगे तो कौन मतलब कोई ये दारू शरू का इंतजाम होगा तो फिर ही। दुनिया में जो गुड लाइफ है ना, हाँ। वो उसके लिए लोग आते हैं ना। अगर आप आए एयरपोर्ट के ऊपर आए और आपको पता होगा जी फलाना बंदा वहीं पे पकड़े जाएंगे। हाँ। अच्छा, तो साहब का जो आर्ग्यूमेंट है उसमें तीन चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है, जिनको मैं एड्रेस करने वाला हूँ। एक इनकी ये लॉजिक है, इनका बेसिस जो आर्ग्यूमेंट की फाउंडेशन है वो ये है कि इफ somebody else does it that must be right, that should make it right। कि अगर कोई एक, और ख़ास तौर पे वो हमारे जैसा, यानी कि हमारी तरह का इस्लामी मुल्क है, अगर वो एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट मेक्स इट राइट, देन वी शुड डू द सेम। ये इनकी प्रेमिसेस है, लॉजिकल, इनके मुताबिक ये लॉजिकल आर्गूमेंट है इनका, ठीक है। यानी कि कल को अगर वो लोग जो है वो कोई भी और चीज़ इंप्लीमेंट कर देंगे, फॉर एग्जांपल, इट्स वेरी रॉन्ग थिंग टू से, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ताकि क्विकली आपको समझ आ जाए। कल को अगर जो है ना किसी भी सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क में वो अलाउ कर देंगे कि बहन भाई की शादी हो सकती है, तो हिज आर्गूमेंट इज़ गोना बी कि हाँ पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए, बिकॉज सी दे हैव डन इट, तो दैट मस्ट बी राइट, बिकॉज वो ज़्यादा खुले जहन के मुसलमान हैं, बिकॉज दे हैव अलाउड इट, तो हमें भी ऐसे कर लेना चाहिए। दैट्स द एग्जैक्ट आर्गूमेंट ही इज़ मेकिंग इन केस ऑफ अल्कोहलिज्म। पहली तो बात आप ये नोट कर लें, ठीक है, विच इज़ हाईली इलॉजिकल आर्गूमेंट एक्चुअली। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट, ठीक है जी। दूसरा इनका आर्गूमेंट है कि इसकी वजह से क्या हम उनसे ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है, यानी कि वो एक चीज़ कर रहे हैं तो हमें अपने आप को उस डिनोमिनेटर पे ले आना चाहिए, हमें ज़्यादा जो है ना वो अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा मुत्तकी बनने की ज़रूरत नहीं है, विच दिस क्वेश्चन आई एम गोना एड्रेस, मेरा ख्याल आपको समझ आएगी तीसरा जो पॉइंट है उसके बाद, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा इनका पॉइंट ये है कि बेसिकली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड लाइफ, तो वो कहते हैं बेसिकली पाकिस्तान में पीपल आर नॉट हैविंग गुड लाइफ, ना वो किसी को गुड लाइफ गुजारने दे रहे हैं, बिकॉज दे डोंट कंज्यूम अल्कोहल, दे डोंट अलाउ अल्कोहलिज्म। तो आई डोंट ब्लेम हिम, बिकॉज मैनी एडिक्ट्स जो अल्कोहल के हैं, दिस इज एग्जैक्टली देयर प्रॉब्लम, दे गो आफ्टर दिस गुड लाइफ, क्योंकि उनका जो चस्का होता है जिसको वो, जिसके बगैर वो रह नहीं सकते, दे कंसिडर इट गुड ऑब्वियसली। एनी बडी यूज इन डोपामीन बिजनेस, जिसको किसी भी चीज़ से चस्का मिलता है, दैट इज़ हिज डेफिनेशन ऑफ गुड लाइफ, खा वो पोर्न एडिक्ट है, खा वो जो है वो अल्कोहलिज्म में है, खा वो ड्रग एडिक्ट है, उसके लिए गुड लाइफ का यही कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज़ व्हाट ही हिज डेफिनेशन ऑफ गुड लाइफ इज़। अब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ कि वेस्ट में ये जो गुड लाइफ है इसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या हशर किया है। सो वॉच दिस। तो ये देखते हैं कि शराब नोशी या अल्कोहलिज्म जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसके हमारे माशरे पे, हमारी सेहत पे, किसी भी कंट्री या सोसाइटी पे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है उसका या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है। क्या वाकई कोई माशरा आज के दौर में अल्कोहल के बगैर चल सकता है या नहीं चल सकता। सो लेट डाइव इनटू दैट। उससे पहले कि हम इस कन्वर्सेशन में जाएं, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये बताया जाए कि एडिक्शन क्या चीज़ होती है, और ये एडिक्शन ज़ाहिर है कि खाली शराब नोशी की नहीं होती। एडिक्शन जो है वो ड्रग्स की एडिक्शन जो है ना, स्क्रीन की एडिक्शन, बहुत सारी और चीज़ों की भी होती है। बट आई बेसिकली वांटेड टू डिफाइन कि एडिक्शन होती क्या है, ठीक है जी। तो नशा भी, किसी चीज़ का जो नशा चढ़ जाना है वो क्या होता है। तो जो डेफिनेशन है एडिक्शन की वो ये है कि इट्स बेसिकली अ क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, ठीक है ना, in which a person compulsively uses a substance और engages in a behavior despite harmful consequences। ये कैसी चीज़ जिस पे आपका बस ना चल रहा हो, यानी कि आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है, आपको पता है कि ये एक तरह से बीमारी बन चुकी है, यानी कि क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन एक बीमारी है, और जो कि जिस पे कि आपका बस चलना ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, और आपका जो बिहेवियर है वो उसके नतीजे में चेंज हो जाता है, बिकॉज द ब्रेन्स रिवॉर्ड मोटिवेशन एंड सेल्फ कंट्रोल सिस्टम्स हैव बीन कंप्रोमाइज्ड। अब जो सारा जो आपके दिमाग में जो उसकी डिफरेंट गियर्स चलते हैं, जिस तरह सिस्टम अल्लाह ताला ने वायर किया हुआ, वो सारा गड़बड़ हो जाता है, यानी बेसिकली लूज कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। तो ये सिंपली लैक ऑफ विल पावर नहीं है, बल्कि ये उस बेबसी की कैफियत है जिसमें आप चले जाते हैं।
तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि नशा किसी भी चीज़ का हो, ठीक है ना। इसलिए हर अब जब लेटर ऑन रिलीजियस टेक्स्ट में जाएंगे तो मैं इस पॉइंट को दोबारा उठाऊंगा कि इंटॉक्सिकेंट्स या नशा आवर चीज़ें जो है ना, वो तमाम चीज़ें क्यों मना है। ये खाली शराब की बात नहीं है। सो लेट्स लुक एट द ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स फॉर अ सेकेंड। इस वक्त जो है दुनिया में जो है अल्कोहल किन मुल्कों में ज़्यादा कंज्यूम होता है, आपको राइट साइड पर नज़र आएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं सारी स्टेटिस्टिक्स को यहाँ पे आई कांट डाइव इनटू दैट, क्योंकि मेरे पास वक्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेटा है जो आपसे मैंने शेयर करना है और वक्त बहुत कम है। तो बट यू कैन गूगल ऑल दिस, और आपको बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी, बहुत सारी स्टडीज़ मिलेंगी। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल कि अमेरिकाज जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और यूरोपियन नेशंस जो है ना, और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन जो है, सबसे ज़्यादा अल्कोहल यहाँ पे कंज्यूम होता है। और इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी इन्हीं सोसाइटीज़ में आपको नज़र आता है। उसके बाद अफ्रीकन रीजन है जहाँ पे कि आपको 1/4 तकरीबन, और साउथ ईस्ट एशियन रीजन जिसमें पाकिस्तान आता है, हमारा रीजन आता है, वहाँ पर रिलेटिवली जो अल्कोहल है, अल्कोहलिज्म जो है वो यहाँ से, यानी कि इन मुल्कों से अगर आप रीजन से कंपेयर करें तो वो हाफ है, ठीक है ना, अबाउट हाफ ऑफ दैट। तो इट डज़न मीन कि फ्यूचर में ऐसे रहेगा, लेकिन अभी ये करंट पिक्चर है। तो अल्कोहल से आखिर होता क्या है, मतलब कि आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है वो कैसे चेंज होती है, बिहेवियर्स कैसे चेंज हो जाते हैं। ये मतलब सबसे पहले, इससे पहले कि हम बाकी सेहत के और सोशल इम्पैक्ट्स के अंदर जाएं, आपके दिमाग पे इसके क्या असरात होते हैं, लेट्स लुक इनटू दैट। तो तीन स्टेजेस या तीन सॉर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप के इम्पैक्ट्स अल्कोहल जो है ना, वो शराब नोशी जो आपके दिमाग पे करती है। पहले तो ये कि आपका जो फोर ब्रेन है जो फ्रंट पे होता है, ठीक है ना जी, वो जो कि बेसिकली इंसान और जानवर में फ़र्क करता है, जिसमें आपके सोचने समझने की सलाहियत, डिसीजन मेकिंग की सलाहियत, फैसला साजी की कुव्वत होती है। और वो जो आपके जिस्म के मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि हाथ हिलाना, बाजू हिलाना, चलना वगैरह, इस पे सबसे पहले इम्पैक्ट करता है। तो जैसे ही अल्कोहल इंसान कंज्यूम करता है तो सबसे पहले तो उसका जो अशरफुल मखलूक़ात वाली कैफियत है वो सब्सिडाइज हो जाती है, और आप देखते हैं कि ग्रेजुअली वो उस स्टेट में चला जाते हैं, उसका जो फ्रंट लोब है वो इतना नम हो चुका हो जाता है, सुन हो चुका होता है। जैसे आपका दांत निकालते हुए आपको कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर आपका वो हिस्सा सुन कर देते हैं, यानी कि वो है या नहीं है आपको पता ही नहीं चलता। तो दूसरी स्टेज में जो है ना, फिर आपके मिड ब्रेन को जो है ना, मिडल ब्रेन को ये इम्पैक्ट करता है, नॉक्स आउट उसको बेसिकली बेहोश कर देता है, ये सुन कर देता है, आप जो भी कहना चाहें। और आपके जो इमोशंस हैं, वो बेसिकली इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग है, ईक्यू है, पहले आपकी आईक्यू जाती है, फिर आपकी ईक्यू जाती है। आपको नहीं पता चलता, मसलन आप किसी पे जुल्म करते हैं, किसी को मारते पीटते हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आपको कोई महसूस नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आके फिर इट बैटर्स द ब्रेन स्टेम, जो कि बेसिकली आपके हार्ट रेट्स को, आपके टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को, डिफरेंट चीज़ों को, भूख को और इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। और आपको अगर आपकी हार्ट बीट डेंजरसली ड्रॉप हो जाती है, आपके अंदर चिल फीलिंग आ जाती है, टेम्परेचर अल्कोहलिज्म में ड्रॉप हो जाता है, तो आप इवन के उस कैफियत में मर भी सकते हैं। तो आपके जो बॉडी फंक्शन है, जिसको वाइटल्स कहते हैं बॉडी के, वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मतलब है कि बीइंग अ लॉजिकल पर्सन, बेसिकली आई कैन फील द इम्पैक्ट, आई कैन सी द इम्पैक्ट कि ये आपके जिस्म के साथ क्या करता होगा। लेकिन जो मेन चीज़ जिसकी वजह से तमाम खराबियाँ आई, या इसको उम्मुल खबाइस कहा जाता है, सारी ईवल्स हैं, वो आप पहले ही दो स्टेजेस में ही देख लेते हैं। तीसरे में तो आपका खुद नुकसान, आप यानी कि खुद उसमें सफ़र कर सकते हैं। लेकिन पहली दो स्टेजेस में आप देखते हैं कि इंसान और एक आम जानवर में जो है वो कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि उसका जो अशरफुल मखलूक़ात वाला सुपीरियर ब्रेन है वो बेसिकली सुना जाता है। अब वो जो भी हरकतें करता है वो अपने इंस्टिंक्ट की बेस पे करता है, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। Here it shows basically short term and long term impacts, जो आपको राइट साइड इमेज में नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में आपकी इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करने की जो है ना वो सलाहियत, बहुत सारे लोग तेज़ बोलना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अपने सीक्रेट्स आउट करना शुरू कर देते हैं। पोर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, यानी कि चला नहीं जाता, जैसे कि यहाँ पे अमेरिका में आपसे गाड़ी से, अगर आप ड्रंक ड्राइवर हैं तो वो आपसे निकाल के आपको एक सीधी लाइन पे चलने को कहते हैं, जो कि आपसे नहीं चला जाता, एक देयर इज अ टेस्ट दे टेक।
कॉप्स जो हैं, मेमोरी लैप्सेस यानी कि याददाश्त पे फ़र्क पड़ना, स्लर्ड स्पीच एंड ब्लर्ड विजन यानी कि बोलने अटक अटक के बोलना और नज़र सही तरह से ना आना, धुंधला नज़र आना, जिसकी वजह से अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं और चीज़ें होती हैं। और मूड एंड जजमेंट चेंजेस, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली हाउ इट चेंजेस योर इमोशंस एज वेल, योर इमोशन नमनेस एज वेल। तो और एनजाइटी और दूसरी चीज़ें जो है, तो ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट हैं। जब आप नशे की कैफियत में होते हैं तो आपको ये सारे इम्पोज हो रहे होते हैं, लेकिन हम नशे से जब बाहर आते हैं तो ये सब्सिडाइज होना शुरू, ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यानी कि आप जब पीते रहते हैं तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होते हैं कि आपके ब्रेन सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपके न्यूरॉन्स और ब्रेन मैटर, जिससे आपका दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक किस्म की कैफियत है। तो क्रोनिक इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। कग्निटिव डिक्लाइन, ये लीडिंग द लास्टिंग प्रॉब्लम्स इन लर्निंग, मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन वगैरह आपकी, यानी कि सोचने समझने की सलाहियत पे, सीखने की सलाहियत पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। मेंटल हेल्थ, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन, एनजाइटी, चिढ़ जाना बात बात पे, हेलुसिनेशंस आपको जो है, यानी कि आप जो है परमानेंट तौर पे आप जो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग खुदकुशी का सोचते हैं, उससे बहुत सारे और मसाइल होते हैं। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, जिससे आपको नमनेस, ट्रेमर्स यानी कि फील होना, जिसम सुन महसूस होना, सीजर इंक्रीजिंग रिस्क और डेमेंशिया, अल्जाइमर्स जो कि ब्रेन रिलेटेड बीमारियां हैं, याददाश्त का चले जाना और इस तरह की चीज़ें आपको होनी शुरू हो जाती हैं, रिलेटेड बीमारियां। एंड आई टॉक अबाउट कैंसर एंड अदर टाइप ऑफ इश्यूज लेटर ऑन। यानी कि ऊपर एक शॉर्ट टर्म में जो इफेक्ट होते हैं, जब उसको बार बार एक चीज़ को दोहराते हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं, तो ये बताता है कि परमानेंटली आपका दिमाग, यानी कि आप पहले तो थोड़ी देर के लिए अशरफुल मखलूक़ात से आप जानवर की स्टेज पे आए थे, अब परमानेंटली ग्रेजुअली जानवर बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आप परमानेंट तौर पे एक जानवर की स्टेज पे, क्योंकि आपका जो सोचने समझने वाला दिमाग है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। आपकी जो मोटर फंक्शंस है, आपकी सारी जो बॉडी पे उसका जो दिमाग, जो कि इंसान का कंट्रोल रूम है, वही जब डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए ऐसे लोग जो है वो जब जिस मोहल्ले में, जिस घर में जहाँ दाएँ बाएँ आपके पाए जाते हैं, तो आपको उनसे मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी हरकतों सकनात कर सकते हैं, वो सोसाइटी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एक रिस्क बन जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरह से देखें। तो आते हैं हम मेन बहस में, ठीक है ना जी, जो कि मेन आर्गूमेंट है, जिसमें कि पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं वो अक्सर ये उठाते हैं, बार बार उठाते हैं इशू के, जी पाकिस्तान में अल्कोहल लीगलाइज होने के पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आर्गूमेंट ये देते हैं। ठीक है ना, और बड़े रैशनल तरीके से वो प्रटेंड करते हैं कि इट्स अ रैशनल आर्गूमेंट, कि जी छुप छुपा के लोग पी तो रहे हैं, तो पाकिस्तान में अगर क्या है, अगर बार खुल जाएंगे, अगर पाकिस्तान में लोगों को पीने पिलाने की, जिसने मस्जिद जाना है वो मस्जिद जाए, जिसने जो है बाहर जाना है वो बाहर जाए, और जो है पाकिस्तान को इससे बहुत सारा रेवेन्यू आएगा, टैक्स मनी जनरेट होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, ब्ला 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 ब्ला, राइट। सो लेट्स चैलेंज दैट आर्गूमेंट, और इसको ज़रा देखते हैं हम मज़हब, इखलाकियत सब साइड पर रख के, प्योरली इसका इम्पैक्ट ऑन अ सोसाइटी एज स्टेटिस्टिक्स। और मैं इसमें ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी कोट करूँगा, और अमेरिका जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा पता है, मैंने उसको प्रेजेंट किया है, ताकि आप फिर यूरोप और दूसरे ममालिक जाएं, जो बड़ी मच बाज़ जगह इससे भी ख़राब सूरत हाल है, और बाज़ कम अज़ कम आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि जिन सोसाइटीज़ में अल्कोहलिज्म को फ़रोग मिला है, उन्होंने इसको जो है ना लूज़ छोड़ा है, तो फिर उन सोसाइटीज़ इवेंचुअली वो किस तरह के पज़ल में टेंगल अप हो गई हैं, और किस तरह से उन पे ये प्रॉब्लम जो है ना वो इसको फेस कर रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद मोर्टेलिटी इम्पैक्ट ड्यू टू अल्कोहल कंजप्शन। ठीक है ना जी, तो अल्कोहल की वजह से जो जान का ज़िया है, लोगों का मरना, वो कितनी बड़ी बात है। तो WHO जो वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी फैक्ट शीट के मुताबिक अल्कोहल किल्स मोर पीपल एनुअली देन TB, HIV, एड्स और वायलेंस। यानी कि सारी बीमारियां मिला के जो है ना, उससे ज़्यादा लोग खाली शराब पीने, शराब नोशी की वजह से मरते हैं। ठीक है जी। और बुलेट्स में जो है फिर स्टेटिस्टिक्स हैं कि 2.6 मिलियन डेथ्स पर ईयर जो है ना ग्लोबली जो है ना, सिर्फ 2019 में, अब 2026 चल रहा है, तो नई स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन ये हर साल बढ़ती है। तो आज से 5-6 साल पहले भी तकरीबन ऑन एवरेज 2.5 मिलियन लोग हर साल
दुनिया में शराब नोशी की वजह से, जो कि तकरीबन 5% ओवरऑल जो अमवात की शरह है दुनिया में लोग मरते हैं, उसके सिर्फ खाली शराब नोशी की वजह से मर जाते थे। ठीक है ना जी, मरे हैं यानी कि। तो आप यानी कि हम कहते हैं जी वो देखें जी फलां मुल्क पे हमला हो गया, जंग होगी, वहाँ पे 2 लाख लोग मर गए, वहाँ पे इतने बच्चे मर गए, वहाँ पे इतने बड़े मर गए, हम उसको बहुत सीरियस इशू कंसिडर करते हैं जब हज़ारों या लाखों में मौत होती हैं। यहाँ हम 2.5 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं। एक ऐसी आदत, एक ऐसा चस्का जिसके नतीजे में 2.5 मिलियन लोग जान से हाथ धोते हैं, और इनके साथ इनके ख़ानदान, इनके बच्चे, जो उनके बाद उनकी क्या हालत होती है वो आप खुद इमेजिन कर लें। अम, और इसके अलावा जो है सिर्फ 1,78,000 लोग खाली यूएस में हर साल मर जाते हैं। तकरीबन 500 लोग हर रोज़, 500 लोग हर रोज़ यूएस के अंदर मरते हैं शराब नोशी की वजह से। ठीक है ना जी। तो वैसे अगर कोई एक एवरेज अमेरिकन को कोई मार दे, कोई टेररिज्म में किसी चक्करों में, तो आपको पता है उस पर जंग हो जाती है यहाँ पे। लेकिन 500 लोग खाली बोतल की वजह से हर रोज़ इनके मरते हैं। अ, इसके अलावा जो है, आप अगर ना भी मरें तो आपकी जो ज़िंदगी है उसमें ऑन एवरेज 24 साल की कमी हो जाती है अगर आप एडिक्ट हैं और आप कंटिन्यूसली शराब नोशी करते हैं। ठीक है ना जी। तो आपकी जो ज़िंदगी है वो सुकड़ जाती है, ना सिर्फ कि दिमाग सुकड़ जाता है, आपकी ज़िंदगी भी सुकड़ जाती है। ठीक है। और एक्सेसिव अल्कोहल की ज़्यादा शराब नोशी की वजह से जो लोग हैं वो 24 साल पहले ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जो कि उन्होंने एवरेज, यानी किसी ने 75 साल जीना है तो वो जो है ना वो 50 साल की उम्र में दुनिया से फारिग। एक और एनालिसिस के मुताबिक खाली यूएस के अंदर 2024 के साल में 40,000 अल्कोहल इंड्यूस्ड जो डेथ्स हुई हैं, अमवात हुई हैं, जो कि 2019 जो ऊपर मैंने बताया उसके मुकाबले में 13% बढ़ गई हैं। ठीक है ना। 13% बढ़ गई। और मैं बताऊंगा, हालांकि इतनी अवेयरनेस के बावजूद, जो कि आगे जाके मैं शेयर करूंगा, यूएस में बहुत अल्कोहल है तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी है लोगों में, उनको बहुत ज़्यादा बताया भी जाता है, लोगों को स्टैटिस्टिक्स भी पता है, ये बेवकूफ़ लोग नहीं है। लेकिन वो चूंकि एडिक्ट हो चुके हैं, उनका अपने ऊपर से बस ख़त्म हो चुका होता है, माशरे का इन पे से बस ख़त्म हो चुका है, माशरे से भी ये ईवल कंट्रोल नहीं हो रही। ये जिन बोतल से जब बाहर आ जाता है तो वापस बोतल में नहीं जाता, तो फिर वो सिर्फ लोगों को मरता हुआ देख सकते हैं। तो बेसिकली यूएस जो मोर्टालिटी रेट है या शरह अमवात है, ठीक है ना, वो ओवर ऑफ ईयर जो है ना क्लाइंब होता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। और ये जो है ना 2012 से अब तक 70% बढ़ चुका है स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक। 70% लोग ज़्यादा मर रहे हैं सिर्फ तकरीबन एक डेकेड में, या सो एक दिहाई में, आप देख लें इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। तो यह जी खाली यूएस की, डोमिनेटली यूएस की स्टैटिस्टिक्स, कितने लोग जान से हाथ धोते हैं शराब नोशी की वजह से। आगे आ जाएं जी। अब हम बात करते हैं अम, जो लोग नहीं मरते, अगर आप मरते नहीं भी, या मौत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। ठीक है ना, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना आप किस अजियत में से गुजारते हैं उसकी बात कर लें। आपकी सेहत पे, आपकी सेहत के साथ क्या बनता है। अम, तो अगेन डब्ल्यू एच और सीडीसी, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अल्कोहल मिसयूज इजंट जस्ट पर्सनल चॉइस, इट्स अ वाइड सेपरेट पब्लिक हेल्थ एंड सोशल क्राइसिस। ठीक है। इसको ये लोग क्राइसिस कहते हैं। जो चीज़ आपके बेसिकली काबू से बाहर हो जाए, आपके काबू में ना एक क्राइसिस बन जाए। अल्कोहल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज, कैंसर, सिरोसिस एंड इंजरी सच एज एक्सीडेंट्स एंड वायलेंस। ठीक है ना। अ, तो जो कहता है कि अल्कोहल जो है, यानी कि शराब नोशी जो है, वो दिल की बीमारियों, कैंसर और जिगर की बीमारी, जो जिगर का सिकुड़ना है, उस जैसी बीमारियों का सबब बनता है। और तकरीबन 7,20,000 अमवात, ठीक है ना, खाली जो क्रैशेस हैं, ट्रैफिक क्रैशेस हैं, उसमें होती हैं, वायल और मारकुटाई और लड़ाई झगड़ा जो शराब पी के लोग करते हैं उसके नतीजे में होती हैं। और तकरीबन 2.25 लाख, 2,84,000 जो अमवात हैं वो होती हैं जो है बीमारी के नतीजे में, शराब नोशी से रिजल्टेड जो बीमारियां लगती हैं इंसान को उसके मुताबिक। तो ये इनका जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक है। तो बेसिकली खाली अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर
44.5% जो जिगर की बीमारियां उसका जो है ना, तकरीबन निस्फ वो खाली शराब नोशी की वजह से लोग मरते हैं। यानी कि अगर जिगर की बीमारियां आपको और तरफ से लग रही हैं, मसलन हेपेटाइटिस हो गया, वो भी एक जिगर की बीमारी है, लेकिन वो तो आपको चले इन्फेक्टिव डिजीज़ है, लेकिन खाली शराब की वजह से आधी तकरीबन जिगर की बीमारियां खाली शराब की वजह से लोगों का जिगर ख़राब होता है, ख़त्म होता है, और उसकी वजह से वो मर जाते हैं अमेरिका में। और pretty much जहाँ पे भी लोग शराब पीते हैं यही आपको स्टेटिस्टिक्स मिलेंगी, खाली अमेरिका में नहीं। इसी तरह जो अल्कोहल है, शराब नोशी है, उसकी वजह उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों के कैंसर्स, मल्टीपल कैंसर्स टाइप्स के साथ लिंक किया जाता है। उससे डिफरेंट टाइप के कैंसर जो लगते हैं, इसमें जिगर का कैंसर, सीने का कैंसर और हार्ट रिलेटेड दिल की बीमारियां जो है ना वो कॉमन है। इसके अलावा आपके जो दिमागी हालत है, दिमागी सेहत है, उस पर इसका बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़ता है। अल्कोहल वर्सन्स मेंटल हेल्थ, लिंक टू डिप्रेशन, एनजाइटी और सुसाइड, खुदकुशी वाली जो है वाले ख्यालात आना, डिप्रेशन जैसे अमराइज़ और बेचैनी और की कैफियत और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इम्पल्सिव हो जात आपके जैसे इम्पल्सिव होते हैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी की तरफ, यानी कि हर बात पे लड़ना झगड़ना, फ़ौरन गुस्सा आ जाना, सच एंड सच, घर में बेसिकली जो लोग उठा के बर्तन फेंकते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं एक्सेट्रा, वो सारे बिहेवियर्स आपके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अल्कोहल जो है उसकी वजह से जो यंग और वर्किंग क्लास यानी कि जवान लोग जो हैं, या 25 से 49 साल के दरमियान में होते हैं, जो कि किसी भी मुल्क का सबसे प्रोडक्टिव एसेट होते हैं, अम, वो जो है ना, उनके वो जो है बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। एक स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा, यानी कि, और मैंने जैसे आपको बताया कि 24 साल आपकी उम्र में कमी हो जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं सिचुएशन में, जिसका ऑब्वियसली इकोनॉमिकल एक कॉस्ट भी है उसकी। तो ये थोड़ा सा इन्फोग्राफिक है जस्ट टू शो यू द हेल्थ इम्पैक्ट, ठीक है ना जी। 3 मिलियन डेथ्स हर साल जो है ये इसके मुताबिक दुनिया में जो है वो अल्कोहल की वजह से होती हैं। हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल जो है वो उसमें ठीक है ना जी, तकरीबन ये कह रहा है 18% खुदकुशियाँ जो हैं, 18% इंटरपर्सनल जो वायलेंस तशद्दुद है वो, 27% जो है ट्रैफिक के जो हादसात और ज़ख्मी होना है उसमें वो अल्कोहल की व शराब नोशी की वजह से, एपिलेप्सी जो है वो 13%, लिवर सिरोसिस जिगर का सिकुड़ना या जिगर की बीमारियां 48%, यानी कि आधी तक में वो शराब नोशी की वजह से, मुंह का कैंसर हो जाना 25%, 25% जो है पैंक्रियाटिस जो है डिजीज़ है, टर्बोक्लोसिस वगैरह जो टीबी की बीमारी है 20%, 11%, कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो आपको, और ब्रेस्ट कैंसर जो है 5%, और 7% हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ जो है, ब्लड प्रेशर वगैरह। ये सारी जी बरक़ात हैं शराब नोशी की, जो इंसान अपने आप को देता है अपने हाथों से। इसके अलावा और यहाँ बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई वॉन्ट बी एबल टू गो ऑन ऑल ऑफ देम। तो एक राइट साइड पे मैंने यूके का खाली एक मुल्क का मेरे हाथ चार्ट लगा था, मैंने वो दिखा दिया है कि कैसे वो फैज़ियाब हो रहे हैं इससे, इस नेमत से। तो खाली कहता है जी कि अल्कोहल शराब नोशी की वजह से जो है तकरीबन 17,000 केसेस कैंसर के जो हैं वो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, खाली 2020 में एक साल में नज़र आए हैं उनको, ठीक है ना जी। और उसमें वो डिफरेंट टाइप के कैंसर आपको बता रहा है, जिसमें जो है ना ब्रेस्ट कैंसर है, लिवर का कैंसर है, औरल कैविटी रेक्टम कैंसर है, कॉलन कैंसर है, बहुत सारी चीज़ों का तो मुझे पता भी नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बट बेसिकली 17,000 कैंसर के केस, और आपको पता है कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी मच बाय बाय टू लाइफ होती है, और फिर आप केमोथेरेपी और बड़ी एक पेनफुल ज़िंदगी में से जो लाइफ उसमें से पीरियड में से गुजरते हैं, और आपकी आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ आपकी हिलती है, आपके सारे घर वालों की, आपके इर्द गिर्द हर चीज़ हिल के रह जाती है। अम, अगले उस पे चलते हैं जी। ये तो हो गया मुआशरे पे, किसी भी सोसाइटी पे, किसी भी मुल्क के पे बीमारी, अमवात और उस वजह से जो बर्डन पड़ता है इंसान अपने आप को जो और अपने मुआशरे को जो उस पर बर्डन पड़ता है, इंसानी जान का ज़िया होता है, वो तो एक हो गया। अब हम देखते हैं कि आपकी वजह से खाली जो आपके इर्द गिर्द लोग रह रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे हराम होती है। तो वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस पर्टिकुलरली एक बड़ा वेल नोन इशू है जो शराब नोशी के रिजल्ट में
निकलता है। शराब नोश जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ऐसे मैंने बताया आपको कि शराब की हालत में एक तो आपको पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे आपकी जो इमोशनल नमनेस है दूसरे के मामले में, एम्पथी जो है, हमदर्दी जो दूसरे से इंसान को होती है वो ख़त्म तकरीबन हो जाती है। आपको पता नहीं होता कि मैं किसी को मार रहा हूँ तो उसको कितना दर्द हो रहा है, मुझे किस हद तक जाना है। आप बेसिकली बिल्कुल अपनी हदूद से बाहर हो जाते हैं। तो अल्कोहल लोअर्स इनहिबिशन एंड इंक्रीजेज एग्रेशन। एक तो ये आप के अंदर जो है ना एग्रेसिवनेस को, जारहाना रवैये को बढ़ाता है, ठीक है ना। टर्निंग कॉन्फ्लिक्ट्स डेडली, जिसकी वजह से जो अक्सर जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो भी अक्सर डेडली साबित होते हैं, ख़तरनाक साबित होते हैं। नियरली 40%, 4 in 10 वायलेंट क्राइम्स इन्वॉल्व अल्कोहल यूज़, ठीक है ना। जिसमें कि यानी कि वो कह रहा है कि हर 10 में से 4 जो तशद्दुद वाले वाक़यात हैं, जराइम हैं, जो जराइम बल्कि जो होते हैं तकरीबन 40%, ऑलमोस्ट आप आधा ही कह लें, 40% जो है वो ऐसे जो जराइम हैं वो शराब नोशी के नतीजे में होते हैं। जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू तशद्दुद, ठीक है ना जी, सेक्सुअल असाल्ट जो किसी पे जिनसी किस्म का हमला करना, रेप जो है, और जिनसी ज़्यादती, ख़ुदकुशी और चाइल्ड अब्यूज़ जो है बच्चों के साथ ज़्यादती करना, ये सारे वाक़यात में शराब नोशी तकरीबन निसफ वाक़यात में मुलव्वस होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरो ऑफ जस्टिस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ये यूएस की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में आप बड़ी मच इसी तरह की प्लस माइनस आपको रिपोर्ट्स नज़र आएंगी स्टैटिस्टिक्स वाइज। बीएसटी जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, तो उसके मुताबिक जो नेशनल एविडेंस है यूएस के अंदर, अल्कोहल जो है वो मल्टीपल क्राइम कैटेगरीज में, और जस्टिस सिस्टम पे बर्डन जो उस पर बोझ पड़ता है, अदालतें, पुलिस जो उनका वक्त बर्बाद होता है, एम्बुलेंस आ रही है जा रही है, पुलिस इनका वक्त ज़ाया हो रहा है, रिपोर्ट फाइल हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ रहे हैं, वो सारा जो बर्डन सिस्टम पे पड़ता है वो उसमें शराब नोशी एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्होंने उसको कहा है। अच्छा जी, आगे आ जाएं हम, तो बात करते हैं क्राइम और वायलेंस स्टैटिस्टिक्स की। फॉर एग्जांपल, अगेन एट अ ग्लांस, यूएस में फॉर एग्जांपल क्या पिक्चर ओवरऑल नज़र आती है। 50% ऑफ ऑल वायलेंट क्राइम्स आर अल्कोहल रिलेटेड, जैसे कि मैंने बताया। ऑन एवरेज द पैरामेडिक्स जो आपको, जैसे पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 है या 911 है, वो जो लगाते हैं तो उनके मुताबिक जो है ना 37% जो है ना वो जब वो किसी की मदद के लिए पहुंचते हैं तो उसमें शराब इन्वॉल्व होती है। 37% केसेस में शराब की वजह से कोई काम ख़राब हुआ होता है, किसी ने किसी को मारा होता है, किसी की टांग तोड़ी होती है, किसी का सर फाड़ा होता है, वट एवर। 36% जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, जिसमें मारपीट मियाँ बीवी के दरमियान या बच्चों और बाप वालदेन के दरमियान, बाप वालदेन बच्चों को बाप मारता है, या इस तरह के इश्यूज होते हैं, तो 36% तो वो भी शराब नोशी की वजह से होते हैं। और अगेन पैरामेडिक्स के मुताबिक 50% केसेस में जो है ना जहाँ पे ज़ख्मी कोई हो जाता है, ठीक है ना, किसी को यानी कि वो ज़ख्मी कर देता है, तो वो आधे वाक़यात में वो शराब नोशी की वजह से दूसरे को ज़ख्मी करता है। ठीक है जी। अम, नीचे यूके स्पेसिफिक कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पे आप जैसे राइट साइड पे देखते हैं कि हर 4 में से एक औरत जो है ना वो शराब नोशी के नतीजे पे उस पर तशद्दुद होता है, और हर 9 में से एक मर्द पे जो शराब नोशी की वजह से वो तशद्दुद का शिकार होता है। ये है जी बरक़ात शराब नोशी की। अब आ गए जी हम आगे, तो क्राइम और वायलेंस की बात करते हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि शराब पी के ड्राइव करना। पाकिस्तान में भी आप देखते होंगे अमीरजादे जो है ना, उनके लड़के जो हैं वो गाड़ी उस पर चढ़ा दिया, जिसकी ज़िंदगी बदल दिया, जिसको मार दिया, उसको मार दिया। यहाँ पे भी ये चीज़ ऐसी होती है। यहाँ चूँकि शराब हर एक को अवेलेबल है तो उस वजह से अमवात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ की है उसके मुताबिक, वन ड्रिंक कैन चेंज रिएक्शन टाइम, वन डिसीजन कैन एंड मल्टीपल लाइव्स। अपनी भी जान इंसान की जाती है और जो सामने वाला है उसकी भी जान देनी, उसके साथ कोई ख़ानदान था, बच्चे थे, फैमिली थी गाड़ी में, वो भी गई। और यानी कि आपने अपना तो नुकसान किया, दूसरों का भी किया। तो स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक खाली अमेरिका में 30% जो तमाम हादसा हैं उनका 30%, तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है ना वो शराब नोशी की वजह से होते हैं, वो एक्सीडेंट्स। ये बहुत बड़ी तादाद है। और खाली 2023 में एक साल के अंदर हाईवे सेफ्टी डिपार्टमेंट के मुताबिक
तकरीबन 12,500 लोग जो है ना वो अपनी जान से गए ड्रंक ड्राइविंग की वजह से, या शराब नोशी करके ड्राइविंग करते हुए। और इसके अलावा जो है हज़ारों लोग जो हैं वो लाइफ टाइम के लिए इंजर हो जाते हैं, यानी कि किसी की टांग गई, किसी का बाजू गया, किसी के कोई शोल्डर गया, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, सारी उम्र लगा के चल रहे हैं, बेड पे चल रहे हैं, रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, एयर बैग डिप्लॉय हो गया, वट एवर जो इंजरीज हैं, जबड़ा टूट गया, आंख गई, कान गया, वट एवर, वो एक जो ज़िंदगी आपकी तब्दील होती है वो अलग है, वो इससे कहीं बड़ी तादाद है। और ड्रंक ड्राइवर खाली मतलब ये नहीं कि आप खाली शराब पी रहे हो, आपको हमेशा इर्द गिर्द अलर्ट रहना पड़ता है कि मैं ड्रंक ड्राइवर से महफूज रहूं। मैं अगर वीकेंड पे बाहर निकला हूं तो मैं किसी ड्रंक ड्राइवर की, मैं और मेरी फैमिली जो है ना उसकी जिद में ना आ जाए। तो एक सोशल थ्रेट बन जाता है हर वक्त आप पे। तो ये सब स्टेटिस्टिक्स हैं यहाँ पे क्राइम वायलेंस और पब्लिक सेफ्टी पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया कि तकरीबन 30 अमवात रोज़ यूएस के अंदर सड़क के ऊपर वो शराब नोशी के नसीब में होती हैं। तकरीबन हर 50 मिनट के बाद एक ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है, दुनिया से चली जाती है शराब के नतीजे में, यूएस के अंदर खाली। इसके अलावा 11,000 से ज़्यादा लोग जो है ना हर साल मरते हैं। मोर्टालिटी रेट जो है वो यूएस के अंदर शराब नोशी के नतीजे में। इसके जो लीगल इकोनॉमिक कॉस्ट हम बाद में अभी बात करेंगे, आई हैव अ स्लाइड ऑन दैट, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो हमें टैक्स पेयर्स को वो हमें उसके डैमेजेस पड़ते हैं, कॉस्ट पड़ती है, जो कि कहीं और लगने चाहिए, जो कि शराब नोशी के नतीजे में होने वाले मसाइल के पे खर्च हो जाते हैं। और जो विक्टिम मतलब मेडिकल बिल्स, लॉस्ट वेजेस, जो नौकरी से गए आप और आपकी आप अस्पताल में पड़े हुए हैं, जिस पेन और दर्द और सफरिंग से आप गुजरते हैं, और रिलेटेड लॉ सूट्स और बहुत सारे जो डैमेजेस हैं वो उसके नतीजे में आपको वो भुगतना पड़ते हैं नतीजे बाद में। राइट्स पे आप देखते हैं तो और आपको बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स मिलती हैं, इस पर मैं बाद में बात करूंगा, बट बेसिकली यू कैन ग्लैंस एट इट। ये तो होगी जी क्राइम्स और जो ये ड्रंक ड्राइविंग के नतीजे में जो बेसिकली जस्ट ड्रंक ड्राइविंग के नतीजे में होने वाले जो असरात हैं उसकी बात। इसके अलावा जो आप यानी कि इवन कि आप कम पीते हैं, आप कहें जी मुझे बड़ा कंट्रोल है जी मैं, लेकिन शराब नोशी के असरात आपकी ज़िंदगी पे ज़रूर पड़ेंगे, ये शर्तिया बात है। तो आम फैमिली के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर इसके क्या असरात पड़ते हैं, ये तो बड़ा वेल नोन फैक्टर है। अमेरिका में इट्स अ ब्रोकन फैमिली सिस्टम। यहाँ पे फैमिली यूनिट एक तबाह होकर रह गया, जिसमें बहुत बड़ा हाथ जो है, वॉर फैक्टर्स भी हैं लेकिन उसके अलावा शराब नोशी का एक बहुत बड़ा हाथ है। ये बड़ा वेल नोन इशू है अमेरिका में। और जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ आई हैं, जितने भी कंट्रीज़ अब इस नेमत को अपना रहे हैं, वो मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ पे आपको ये असरात नज़र आने शुरू हो चुके होंगे या हो रहे होंगे। तो अल्कोहलिज्म डजंट अफेक्ट वन पर्सन, इट रीशेप्स एंटायर फैमिलीज। सीडीसी और सैमी चेसे के मुताबिक जो है, इसकी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, जिन फैमिलीज़ में शराब नोशी होती है वहाँ पे डिवोर्स, तलाक की शरह, डोमेस्टिक वायलेंस, तशद्दुद की, और एक दूसरे को इग्नोर करने, नेगलेक्ट करने की, यानी कि हकूक़ एक दूसरे के पूरे ना करने, वो कॉमन हो जाती है। और ये बड़ी मज़े की बात है कि शराब का हर लीटर जो है जो इंसान पीता है, वो उसमें या माशरे में 1 लीटर जो शराब पी जाती है उसके नतीजे में तलाक की शरह उस माशरे में 20% बढ़ जाती है। आई वॉज अमेज टू रीड दिस कि इन्होंने किस हद तक क्वान्टिफाई किया हुआ है कि हर 1 लीटर शराब जो माशरे में बिकती है या पी जाती है, उस माशरे में 20% जो है ना, या उस फैमिली में 20% तलाक की शरह का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इट्स डायरेक्टली रिलेटेड ऑन योर टू योर रिलेशनशिप हेल्थ। वो कपल्स जो कि बेसिकली जिसमें एक पार्टनर भी शराब पीता हो, दूसरा ना भी पीता, बड़ा शरीफ हो, तो उसमें भी डिवोर्स की रेट की जो डिवोर्स का रिस्क है, डिवोर्स रेट है जो स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 50% बढ़ जाता है। क्योंकि एक ही काफ़ी है, ठीक है, तशद्दुद करने के लिए या मारदाड़ करने के लिए, झगड़े करने के लिए फिर एक ही काफ़ी होता है। दोनों पिए तो फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। फिर जो है हैवी ड्रिंकिंग डिसऑर्डर्स आर एसोसिएटेड विद पुअर मैरिटल सेटिस्फैक्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड फैमिली स्ट्रेस। अपेरेंटली स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि झगड़े और प्रेशर जो स्ट्रेस है फैमिली के अंदर, और एक दूसरे से जो है एक दूसरे की तवज्जो ना मिलना, डिससेटिस्फैक्शन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें फिर होती हैं शराब पी के, उसकी वजह से रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं।
हैवी ड्रिंकिंग एसोसिएटेड विद इंक्रीज एग्रेशन एंड पार्टनर वायलेंस, जैसे कि पहले हम डोमेस्टिक वायलेंस में बात कर चुके हैं कि शराब नोशी और तशद्दुद को एक दूसरे से लाजिम और मलजूम समझा गया है, और इसके नतीजे में अक्सर फैमिलियाँ जो है ना वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। अगर उन्हें चलना भी हो थोड़ा बहुत तो फिर वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। Children of alcohol dependent parents are more likely to develop addiction and to experience trauma. जिन घरों में वालदैन शराब पीते हैं या दोनों में से कोई एक पीता है, वहाँ पे बच्चे भी ज़ाहिर है फिर वो शराब नोशी में जल्दी मुब्तला होते हैं, उनका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आगे से बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। और ये हमको पाकिस्तान में एलीट क्लास में बहुत प्रेवेंटली नज़र आता है। और वो बहुत सारे मेंटल ट्रॉमा में से गुजरते हैं कि उस घर में तशद्दुद होता है, उस घर में तो बच्चे भी आगे से जहनी मरीज़ बन जाते हैं, फिर वो भी तशद्दुद करते हैं। हम पाकिस्तान में हमने बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं जिसमें एलीट क्लास ने बहुत ब्रूटल किस्म की है जराइम की है। मसलन मैं मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, जो इस्लामाबाद में केस हुआ था या और जगह पे जहाँ पे कि वो उसने पकड़ के अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी को ज़िबा कर दिया शराब पी के, या उसने छलांग मारने की कोशिश की, कहीं पता चला जी वो नशे में धत्ता था तो उसने उसको पता नहीं जला दिया, एंड दिस एंड दैट। यू विल हियर दिस टाइप ऑफ न्यूज़ वेयर दे आर इंटॉक्सिकेटेड एंड दे डू ब्रूटल क्राइम्स टू ईच अदर। Here is फैमिली रिलेशनशिप इम्पैक्ट अकॉर्डिंग टू सम स्टेटिस्टिक्स। ठीक है नहीं, डिवोर्स रेट आपका 20% इंक्रीज हो जाता है फैमिली लिटल ऑफ अल्कोहल इंक्लूड। डोमेस्टिक वायलेंस 40% आपका ऊपर चला जाता है। जो आपके बच्चे हैं अगर आप शराब पीते हैं तो वो 4 गुना ज़्यादा वो एडिक्शन में जाने के वो उनका चांस बढ़ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना जी। um, um, इसके अलावा जो है अल्कोहल कंजप्शन कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस और एम्पेयरिंग कॉग्निटिव फंक्शन, इंक्रीजिंग एब्सटेंटिज्म एंड डिक्रीजिंग मोटिवेशन एंड फोकस। तो सेंटिज्म, ठीक है ना जी। आप यानी कि जो जो अल्कोहल की वजह से आप जो है ना आपकी एकेडमिक, अगर आप पढ़ते पढ़ाने वाले लोग हैं तो आपका दिमागी फंक्शन चुके हैं, तो आपका आईक्यू, आपकी याददाश्त हर चीज़ की वजह से, और दूसरे गैर हाजिर होने की वजह वो बढ़ जाती है, जॉब हो या स्कूल हो वहाँ से एक्सेट्रा, उसके बारे में बात कर रहा है। मोटिवेशन पे फ़र्क पड़ता है, आपके फोकस पे फ़र्क पड़ता है, तो आपकी बेसिकली प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस जो है वो नीचे चली जाती है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ उस पॉइंट पे जो पाकिस्तान के लिबरल जो है ना वो सबसे ज़्यादा उठाते हैं। ख़ास वो पार्लियामेंट में बिल पेश करना हो इन्होंने, या इन्होंने लोगों को नौजवानों को गुमराह करना हो या इन्फ्लुएंस करना हो, तो पॉइंट सबसे पहले उठाते हैं कि दुबई जी, शारजा जी, दिस एंड दैट जी, वो देखें जी यूके को, वो देखें जी अमेरिका को, वहाँ पे तो जन्नत बन गए हैं वो। इनके ख्याल में इन मुआशरों की तरक्की की वजह है ये कि इन्होंने शराब नोशी की इजाज़त दी है। दे बेसिकली बंच ऑफ इडियट्स। ठीक है, तो इसमें जो है हम इस चीज़ को रैशनली एवेलुएट करेंगे यहाँ से अगली कुछ स्लाइड्स में। वन ड्रिंक कैन चेंज रिएक्शन टाइम, वन डिसीजन कैन एंड मल्टीपल लाइव्स। नेशनल हाईवे सेफ्टी, इसके बारे में बात कर चुके हैं। $249 बिलियन पर ईयर कॉस्ट करता है यूएस को खाली शराब नोशी, अल्कोहलिज्म, जिसमें हेल्थ केयर कॉस्ट आती है, लॉस प्रोडक्टिविटी कॉस्ट आती है, क्रिमिनल जस्टिस जो आपका है अदालती निज़ाम उसकी कॉस्ट आती है, और जो गाड़ियों पर उसके क्रैशेस होते हैं उसकी नतीजे में गाड़ियाँ, उनका नुकसान, और इंश्योरेंसेस, पेमेंट्स एंड दिस एंड दैट। और ये जो टैक्स पेयर है यहाँ का, हर टैक्स पेयर को तकरीबन $2 पर ड्रिंक जो पिया जाता है उस पे वो टैक्स पेयर को कॉस्ट करता है। वही टैक्स जो लोगों की फलाह बहबूद पे, माशरे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना चाहिए, गुर्बत मिटाने पे लगना चाहिए, वो शराब नोशों के चस्के की नज़र हो जाता है। Here is basically another infographic. The cost of excessive alcohol use, 249 बिलियन कॉस्ट जो अमेरिकन इकोनॉमी को पड़ती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है ना जी, 28 बिलियन तकरीबन वो हेल्थ केयर कॉस्ट में जो है ना वो गर्क हो गए। जो है वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी जो है वो 179 बिलियन खाली वो ज़ाया हो जाती है। आपकी याददाश्त के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान पे पूरा कर्ज जो है ना वो इससे कम है, जो कि यहाँ खाली प्रोडक्ट शराब नोशी की वजह से नुकसान हो जाता है एक इकॉनमी को। प्रोडक्टिविटी जो वर्क फोर्स है उसके नतीजे में 13 बिलियन जो है ना जी वो एक्सीडेंट्स पे तबाह हो जाते हैं, और $25 बिलियन जो है ना वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना वो खा जाता है शराब नोशी के केसेस हैंडल करने के चक्रों में। आपको दरमियान में फिर और बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स यहाँ मिलेगी, अनफॉर्चुनेटली आई विश आई कुड एलेबोरेट दैट, लेकिन आपको अंदाज़ा हो चुका होगा अब तक। इसी तरह राइट साइड पे आपको कॉस्ट ऑफ एडिक्शन जो है ना वो अल्कोहल एडिक्शन, आपको बहुत सारे ब्रेकडाउन्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पॉज करके इसको बड़ी तसल्ली से देख सकते हैं, जूम इन करके।
कि क्या कहानी आपको सुना रही है। हेयर इज द की स्लाइड जिस पे मैं क्लोज करना चाहता हूँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। नेट इकोनॉमिक, हर चीज़ में आप यही देखते हैं ना जी कि फ़ायदा है या नुकसान है, नेट इन नेट क्या उसका नुकसान। और इसमें मैं बाद में आपको कुरान की एक आयत कोट करूंगा एंड, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान में अल्लाह ताला कहता है, शुरू में जब शराब अभी फुली बैन नहीं हुई थी इस्लाम में, तो अल्लाह ताला कहता है कि इसके नुकसानात इसके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। और ये लॉजिक अल्लाह ताला ने पेश की, तो जो ये स्लाइड उसको प्रूव कर रही है परफेक्टली। ठीक है ना जी। तो इस केस में हम नीचे आ जाएं तो आप देखते हैं कि सीडीसी और एनआईए के मुताबिक जो यूएस के अंदर खाली 249 बिलियन कॉस्ट करती है शराब नोशी यूएस की इकोनॉमी को हर साल, हर साल। ठीक है जी। इसमें से 72% जो है ना इसका, वो वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी लॉस में गर्क हो जाता है। जो लोग शराब पी के धुत पड़े हुए हैं, जॉब पे नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में इलाज में पड़ गए और जॉब चली गई, कंपनी का नुकसान हो गया, बिजनेसेस का नुकसान हो गया, दुकान थी बंद हो गई, वट एवर द इकोनॉमिक द प्रोडक्टिविटी लॉस जो कि उसने काम करना था एज अ शहरी, वो उसका वो गर्क हो गया, ख़त्म हो गया। अम, और 17% जो प्रॉपर्टी डैमेज है, क्रैशेस जिसमें किसी ने गाड़ियाँ एक दूसरे में मार दी, ठीक है ना जी, ट्रक और ट्रक कहीं सप्लाई लेके जा रहा था और वो उलट गया, वो जो है ना जी, जो इम्पाउंड हो गई गाड़ियाँ, किसी के घर में घुस के और उसका घर जो है उसका सत्यानाश कर दिया ड्राइविंग करते हुए, एक्सेट्रा, जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डैमेजेस हैं, वो उसकी कॉस्ट 17% है। इसके अलावा जो इलाज मुआवजे पे जो कॉस्ट लगती है वो 11%। इसमें मैं अच्छा क्रिमिनल जस्टिस कॉस्ट नहीं काउंट की हुई यहाँ पे। तो बेसिकली इसके अलावा मैंने ख़ास तौर पे यहाँ पे ऐड किया प्राइसलेस इमोशनल कॉस्ट। ये तो है वो कॉस्ट जो पैसा आपका जा रहा है, जो पैसा तो चलो वापस आ जाता है, पैसे एक और चीज़। लेकिन जिसके घर वाला कोई प्यारा उसका मर गया, जिसके बच्चे यतीम हो गए, किसी ड्रंक ड्राइवर ने गाड़ी के नीचे देके मार दिया, किसी के को कैंसर हो गया, किसी को उसके नतीजे में आप देखें, या किसी का सर फाड़ दिया, किसी को गोली मार दी शराब के नशे में धुत होके, आप ये देखें कि वो जो उसकी वो सारी उम्र पे जिस तकलीफ़ में से गुजरता है, ठीक है ना, वो जो इमोशनल कॉस्ट है उस पर आप कोई डॉलर फिगर नहीं लगा सकते। ब्रोकन फैमिलीज हो गई, किसी का प्यारा चला गया, किसी के वो बच्चे सारी उम्र नेग्लेक्ट होते रहे, हाउ वुड यू पुट अ डॉलर प्राइस ऑन दैट, दैट्स इन ट्रिलियंस, नॉट इवन इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा जी, अब आ जाए फ़ायदे पे। ये जो फ़वाद हमें जो है ना, ये पाकिस्तान के जो जीनियसेस हैं, जो दानिश्वर हैं, जो हमें दिलवाना चाहते हैं, जिससे उनके ख्याल में पाकिस्तान फिर एक, ना सिर्फ पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा और पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। वो पहले मैं आपको जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर है उसकी कहानी आपको दिखा दूं, जो 300 साल से इसमें से गुजर रहे हैं। गवर्नमेंट ब्रेकडाउन जो है इस वक्त जी, टोटल रेवेन्यू जो अमेरिका की हुकूमत को फ़ायदा होता है अल्कोहल अलाउ करने से, बेचने से, की इजाज़त देने से अपने मुल्क में, वो सिर्फ 33 बिलियन रेवेन्यू आता है इनको। वो 33 बिलियन रेवेन्यू में से 11 बिलियन इनको जो है फेडरल अल्कोहलिक एक्साइज टैक्सेस की फॉर्म में आता है। फिर इनको अल्कोहल टैक्स जो है ना, नॉर्मल जो अल्कोहल टैक्स है एक्साइज के अलावा, वो 10 बिलियन आ जाता है। फिर जो स्टेट्स हैं, कोई भी स्टेट है, 50 स्टेट्स हैं, उनमें से मसलन सारी स्टेट्स का मिला के इनको जो है ना तकरीबन 8 बिलियन वहाँ से लोकल टैक्सेस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सारा जो काउंटी लेवल होता है वहाँ से आता है। और इसके अलावा लाइसेंस फ़ीस की मद में जो टैक्सेस, वो सिर्फ 1 बिलियन भी नहीं होता, वो इनको जमा होता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो अपने शराब खाने चलाती है, कुछ अपने इनके स्टेट और जो बार्स भी होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं अल्लाह जानता है, लेकिन वो बेसिकली इनके गवर्नमेंट ऑफिस में होंगे या वट एवर रन करते होंगे, वो 12, गवर्नमेंट का अपना भी बिजनेस है शराब बेचने का, वो 12 बिलियन तकरीबन इनको जमा होता है वहाँ से। टोटल मिल मिला के इनको 33 बिलियन आते हैं। सो नेट इन नेट जब हम देखते हैं, ठीक है ना, जो इकोनॉमिक कॉस्ट, तो कॉस्ट और रेवेन्यू का कंपैरिजन करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, तो इनको 30 से 35 बिलियन पर ईयर इकट्ठे होते हैं जी शराब के नतीजे में। और उसमें और ऊपर से जो है ना तकरीबन $2.5 बिलियन लगाने पड़ जाते हैं उससे, जो डैमेज और जो प्रॉब्लम्स इन्होंने खड़े की है। तो तकरीबन 7 से 10 गुना ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है। तो कोई भी अक्लमंद शख्स जिसके दिमाग में थोड़े से भी न्यूरॉन बचे हुए हैं, ठीक है ना, जो अभी इस लत में नहीं पड़ा, जिसने इस जिन को अभी काबू में रखा हुआ है अपने मुल्क में, अपनी सोसाइटी में, उसका दिमाग ख़राब होगा कि वो इस रास्ते पर चलेगा इन केस स्टडीज़ को देखते हुए, कि जहाँ पे आपको जितने पैसे आपने बनाने थे उससे आपको 7 से 10 गुना ज़्यादा पैसे डालने पड़ गए
आप कारोबार नहीं इस तरह कर सकते, आपका कारोबार डूब जाएगा। कोई भी कारोबार, कोई भी दुकान चलाएंगे, कोई भी फैक्ट्री लगाएंगे, तो इट डज नॉट मेक सेंस। इसलिए कहते हैं कि ये वो चस्का है, जब आप अपनी कौम को एक दफ़ा लगा देते हैं तो फिर आप उनके हाथों मगलूब, और ख़ुद भी मगलूब हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, वो भी बेबस हो जाते हैं। अब आप इस जिन को वापस बोतल में नहीं डाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि आप एडिक्ट हो गए हैं। तो बेसिकली this is how the alcohol has destroyed Western societies. Just talking about numbers, just talking about the facts and figures and statistics. इसमें कोई अभी मजहबी, कोई इखलाकी जो एंगल है वो वही मैंने इंजेक्ट किया ही नहीं, जिस पे हम अब बात करेंगे। तो हमें, मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में हर चीज क्यों हमने बैन की हुई है। ठीक हो बिकॉज गया। इससे एक तासुर जाता है कि हम कोई जो स्टेट है वो लोगों की पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरवीन कर रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट अब आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। एक वॉर साइड, जब आपसे अल्कोहल के नतीजे में, शराब नोशी के नतीजे में कोई आपसे, आपके यानी कि अ, आपसे कोई जुर्म सरजद होगा, तो बेसिकली जो है ना आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल। सो आई एम गोना गो एक्चुअली लिटिल बिट हियर फर्स्ट, ठीक है ना जी। अल्कोहल रिलेटेड सेंटेंस जो है यूएस के अंदर इसकी सज़ा के रखी हुई है, चूंकि ज़ाहिर है कि अगर सज़ा भी नहीं रखेंगे तो डैमेज इससे कहीं ज़्यादा होगा। ये तो अभी इकोनॉमिक कॉस्ट जो मैंने शेयर की है, वो सारे कंट्रोल और इतनी स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट के बावजूद, इतने सारे लॉज बनाने के बावजूद, अभी भी इनसे 249 बिलियन जो है ना वो इनके लग जाते हैं। अब इमेजिन करें पाकिस्तान जैसा मुआशरा, जिसमें लॉ इतनी ज़्यादा इन्फोर्स में नहीं होता, जिसमें अमीर होने का मतलब है कि आप जो मर्ज़ी करते फिरें, दंदनाते कर फिरें, तो वहाँ पे डैमेजेस किस कदर ज़्यादा सवियर होंगे। सो व्हाट आर द पनिशमेंट्स दैट जो कि यहाँ के लॉ ने में इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक इंटॉक्सिकेटिंग, यहाँ के माशरे में भी आप एक ख़ास जगह पे सिर्फ पी पिला सकते हैं, इसका मतलब नहीं हर जगह बैठ के पीना शुरू कर दें, ठीक है ना जी। तो पब्लिक ड्रिंकिंग जो है वो अभी भी कंट्रोल इन्होंने की हुई है। फर्स्ट ऑफेंस अगर आप करते हैं, आप यानी कि पब्लिक इंटॉक्सी, यानी कि नशे में धुको के सड़कों पे घूमते फिर रहे हैं, लोगों के अंदर जा जाके लग रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। बार के अंदर बैठ के पियेंगे, अपने घर में पियेंगे एक्सेट्रा, पी के ड्राइव नहीं कर सकते एक्सेट्रा, तो जेल होती है तकरीबन 30 से 90 दिन की, 1 से 3 महीने की जेल है उस पर। $500 तक फ़ाइन है, आपको जुर्माना हो सकता है, और इसके अलावा आपको मिस्टर मीनर लेवल का, जो कि दरमियाना दर्जे का आपके रिकॉर्ड पे जुर्म लग जाता है, दफ़ा लग जाती है वो, और सिविल ऑफेंस आपको कोई लॉ सूट भी कर सकता है, उस पर डैमेजेस कर सकता है। ओपन कंटेनर वायलेशन, यानी कि आप शराब अपनी गाड़ी में खुलेआम रख के जा रहे हैं, ठीक है ना, बोतल खुली हुई है, साथ वाली सीट पे पड़ी है, डिग्गी में पड़ी है, वट, ठीक है ना जी, तो आपको फ़ाइन होगा $500 तक। आपके लाइसेंस पे पॉइंट आ जाएंगे, मीन आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा, और उसकी वजह से आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। और आपको जो है ना, अगर आप पहले से ड्रंक ड्राइविंग में पकड़े गए थे, तो आपका डीओआई, जो ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस चार्जेस आप पे लगे हुए थे, उसके ऊपर और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपको जो छूट दी गई थी वो ख़त्म हो सकती है। अगर आप कम उम्र, यानी कि बाज़ जगह पे 18 साल से कम, बाज़ जगह 21 साल से कम लोगों को शराब बेचते हैं, या उनको पीने पिलाने में हेल्प करते हैं, तो आप पे मिस्टर मिनी या फेलनी, जो कि सबसे सीरियस लेवल का क्रिमिनल चार्ज होता है, वो लगेगा। 1 साल की जेल होगी, $5,000 से ऊपर तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा सिविल लाइबिलिटी, या उसकी वजह से अगर आप किसी की मौत हो जाए, यानी कि टीनेजर बेचारा जो कम उम्र था वो मर गया है, उसकी मौत होगी, तो आप यानी कि बढ़ गए, ठीक है। बिजनेस रिस्क और लाइसेंस रिवोकेशन, आपका अगर बिजनेस था उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो जिसने उसको माइनर को शराब बेची होगी। तो ये यहाँ पे कंट्रोल्स हैं और सज़ाएं हैं, मज़हबी बुनियाद पे नहीं, एज अ सोसाइटी, जो एज अ स्टेट जो है, वो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ यूएस में। और मैं आपको पाकिस्तान का भी कंपैरिजन दूंगा इससे थोड़ा सा। अब आप आ जाएं जी, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, जो कि एक बहुत सीरियस इशू है। शराब पी के गाड़ी चलाना और उसके नतीजे में लोगों की जान के साथ खेलना, उसकी क्या सज़ा है। अगर आप फर्स्ट टाइम डीओए में अरेस्ट होते हैं अमेरिका के अंदर, आपको 6 महीने तक जेल होती है, $2,000 तक फ़ाइन होता है, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, 1 साल तक आप ड्राइव नहीं कर सकेंगे। आप प्रोबेशन पे होंगे तकरीबन 6 से 12 महीने में, यानी कि आप कहीं भी शहर से बाहर जाएंगे कहीं भी, तो आपको बता के जाना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं होगी खुलेआम घूमने फिरने की।
और आपको कुछ कोर्सेज और क्लासेस लेनी होंगी लाजमी तौर पे, जिसमें DOI स्कूल, आप शराब नोशी और उसके नुकसानात पे क्लास लेंगे। अल्कोहल एजुकेशन, कैसे अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, नशा नशा और उसके नुकसानात वगैरह वगैरह, जो जैसे हम यहाँ पे ही समझे क्लास ही है। इग्निशन इंटरलॉक, यानी कि आपकी गाड़ी को जो है ना उस पे वो स्टार्ट सिस्टम जो है ना उसको, उस पे वो उसको अम, उस पे उसको लॉक कर सकते हैं किसी तरह से, कि आप गाड़ी स्टार्ट करके उसमें उस पर चेक होगा कि आप शराब पी के, क्योंकि शराब के अगर आप एडिक्ट हो गए हैं तो आपकी गाड़ी चलाने पे प्रॉब्लम्स लगते जाएंगे। रिपीटेड और एग्रीवेटेड DUI, अगर आप बार बार ये DUI में पकड़े जाते हैं तो फिर आप पे चार्जेस और सख्त कर दिए जाते हैं, ठीक है ना जी। फेलनी, अब आपको फेलनी लेवल के जो कि मोस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्ज होता है वो लगेगा आप पे। आपको जो है ना कई साल तक जेल की सज़ा हो सकती है। आपको $10,000 से ऊपर तक का फ़ाइन हो सकता है, कम से कम भी 2,000। आपका जो है ना 1 साल से कहीं ज़्यादा लंबी उम्र के लिए लाइसेंस ले लिया जाएगा वापस, आप ड्राइव कर ही नहीं सकेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। आपकी गाड़ी लेके इम्पाउंड कर दी जाएगी, नहीं कि गाड़ी को जो है ना वो पकड़ के उसको कबाड़ खाने में वो ज़ाया कर देंगे ले जाके। और आपका परमानेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो तो खैर आपका किसी भी अरेस्ट में बन जाता है, उसकी वजह से आपको कभी भी नौकरी, अमेरिका में क्या होता है, एक नुकसान ये होता है कि आप किसी भी चक्कर में DOI, किसी भी चीज़ में, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, DOI हो गई, ऐसे सीरियस चार्जेस हैं कि आप अगर जब अरेस्ट अरेस्ट होते हैं, खाली बाद में आप रिहा भी हो जाएं, आपके रिकॉर्ड में 7 साल तक वो बात रहती है। अब जब भी आपकी नौकरी करेंगे हायर, तो वो आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करते हैं, और अगर आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक है तो आपकी आपकी नौकरी आपको या तो मिलेगी नहीं, या बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कहीं भी नौकरी करना, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब बैकग्राउंड फेल कर जाएंगे तो कोई आपको जॉब, तो आपकी बेसिकली ज़िंदगी जो है ना फुल टाइम बढ़ जाती है। अब आपको समझ आ रही है शराब की बरकत। DOI विद इंजरी और डेथ, अगर खुदा ना खास्ता आपसे शराब की हालत में आप चला रहे थे गाड़ी, कोई यहाँ पे इंजर हो गया, उस ज़ख्मी हो गया बहुत ज़्यादा, और या उसकी मौत हो गई, तो अब आप बस, यानी कि परमानेंटली आप लग गए, आप पे फेलनी चार्ज लगेगा। आपको 1 से 25 साल से ऊपर तक, 25 साल तक आपको कैद हो सकती है जेल में सारी उम्र के लिए, समझे आप। पाकिस्तान में उम्र कैद 14 साल की होती है, यहाँ हम 25 साल की बात कर रहे हैं, दुगनी उससे, ठीक है ना जी। सिविल लाइबिलिटी वेरी हाई, आपको लॉ सूट होगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपका घर चला जाएगा, गाड़ियाँ चली जाएंगी, वो जिसका बंदा ज़ख्मी भी होगा ना वो भी लॉ सूट, या मिलियन इंजरी लॉ सूट यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते हैं, हर जाना जो होता है वो आपको देना पड़ेगा उन्हें, खा अपना घर बेचें अपने आप को बेचें। लाइसेंस आपका सारी उम्र के लिए रिवोक हो जाएगा, आप ड्राइव कभी भी दोबारा नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना जी। आप नशे में धुत थे, गाड़ी चला रहे थे, सामने एक बंदा आ गया, सड़क पार कर रहा था, आपने उस पर गाड़ी चला दी, वो मर गया, आपकी ज़िंदगी ख़त्म, बदल गई, खिलास। अच्छा जी, अब आते हैं हम असॉल्ट और डेथ के फर्दर, उसमें जो है ना मैंने अभी बात की अ, तशद्दुद के केस में मैंने आपको बताया कि क्या सेंटेंसेस हैं। लेट मी गो बैक टू द दिस स्लाइड। असॉल्ट डेथ की मैंने पीछे मेरा ख्याल है DOI की बात की थी। अब ख़ास तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आप में अगर आपसे ख़ास तरह के तशद्दुद वाले वाक़यात होते हैं, और तरह के जो वाक़यात होते हैं जिनसी तशद्दुद वाले, तो उसकी सज़ाएं क्या है अमेरिका के अंदर। अल्कोहल रिलेटेड असॉल्ट और डेथ के केस में, डोमेस्टिक वायलेंस, आपने पी के अगर अपनी बीवी को मारा, या आपने जो है ना बच्चे को मारा घर में, दोस्त को मारा, किसी को भी, मैंने मुलाजिम को मारा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो मुलाजिम होते नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसा काम किया तो आप पे मिस्टर मिनियर फेलनी चार्ज लगेगा, 1 साल तक जेल होगी कम से कम मिस्टर मिनियर केस में। फेलनी के केस में 10 साल तक जेल होगी, 10 साल से ज़्यादा भी हो सकती है। $10,000 तक फाइन होंगे, प्रोबेशन लगेगी, कहीं पे आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आपके पाँव में वो कड़ा डाल देंगे, आप बेसिकली कैद हो जाएंगे वर्चुअली। प्रोटेक्टिव रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर आपको मिल जाएगा, उस औरत या उस बच्चे जिसको भी आपने मारा है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि आप उसके करीब फटक भी नहीं सकेंगे दोबारा ज़िंदगी में, उससे आपको इतने मील दूर रहना होगा। लॉस ऑफ फाइल, अगर आपके घर में कोई असला है तो उसका आपसे आपसे वो वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे शख्स पे कोई एतबार नहीं कर सकता जो खाली हाथ से डंडे से लोगों को मारता है, उसके हाथ में जब पिस्तौल होगा तो वो लोगों का क्या हाल करेगा, इसलिए वो आप पे एतबार ही नहीं करते। और आपको डिफरेंट क्लासेस और प्रोग्राम्स में डाल दिया जाता है जो आपको अटेंड करनी होती हैं। अगर किसी शख्स से शराब पी के वो रेप करता है किसी औरत का, ठीक है ना, तो उस पर फेलनी चार्ज लगता है, उसको 25 साल तक सज़ा होती है, लाइफ टाइम उसको ज़िंदगी भर के लिए भी कैद में उम्र कैद भी हो सकती है।
और उसको सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्रेशन एक होती है, रजिस्ट्री होती है, जिसमें उसका तस्वीर और उसका नाम पता सब डाल दिया जाता है, और कि वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस भी सब कुछ, ताकि लोग उससे होशियार रहें और आप बदनाम ज़माना शख्स बन के रह जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो है ना सिविल डैमेजेस, यानी कि आपको लॉ सूट सर जाने, प्रोबेशन आफ्टर रिलीज, आप सारी उम्र के लिए आप आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते, ये सारी आप पे कैद लग जाती है। अगर अगेन आपसे मर जाता है कोई नशे की हालत में, किसी का कत्ल हो जाता है, आपने उसको घुसा मारा, उसको गोली मारी, उस पर गाड़ी चढ़ाई, कुछ भी किया, फर्स्ट और सेकंड डिग्री के मोस्ट सीवियर फॉर्म में, बल्कि शुरू करते हैं हम इनवॉलंटरी उससे, अगर आप आपसे गलती से भी कोई शख्स मर गया तो 2 से 10 साल तक आपको जेल में हवा खानी पड़ेगी। अगर आपने जानबूझ के किसी को जो है वो मतलब आपकी नीयत थी उसको मारने की, कुछ इस तरह का चक्कर है, वॉलंटरी मैनस्लॉटर है, लेकिन तो वो जो है जिसमें आप डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व थे, यानी कि आप इंटेंशनल था भी नहीं, फिर भी 10 से 20 साल तक कैद होगी जेल में। और मर्डर, अगर आपने जानते बूझते हुए किसी के कत्ल का मंसूबा बनाया, उसका मारा वट, तो 25 साल तक आप या ज़िंदगी भर के लिए आप जेल में जाएंगे। और फैलनी का आप पे चार्जेस लगेंगे विदाउट पेरोल। ठीक है ना, यानी कि आप और आपकी ज़मानत भी नहीं हो सकेगी। ये हैं जी सज़ाएं अमेरिका के अंदर जो शराब नोशी की नेमत के नतीजे में लोग भुगत रहे हैं। बहुत सारे लोग आज जेलों में पड़े हुए हैं, जिनकी आप कहानी सुनेंगे तो आपको बताएंगे कि उस दिन उन्होंने बोतल मुंह से ना लगाई होती तो उनकी ज़िंदगी ना बदली होती। अल्कोहल रिलेटेड सेंटेंसेस यहाँ पे अगेन सम स्टेटिस्टिक्स हैं। 40% सारे जो वायलेंट क्राइम होते हैं उसमें से तकरीबन आधे खाली शराब नोशी की वजह से होते हैं। जितनी खुदकुशियाँ होती हैं उसमें से तकरीबन आधी शराब नोशी के नतीजे में होती हैं। ठीक है ना जी। और 50% जितने लोग जेलों में पड़े हुए हैं या अल्कोहल एडिक्शन से गुजर रहे हैं, कैदी जो हैं, वो शराब नोशी की वजह से जेल में हैं। आधे कैदी शराब नोशी की वजह से जेलों में पड़े हैं आज, अमेरिका के सारे कैदियों में से आधे कैदी। दिस इज़ माइंड बॉगलिंग। इसके अलावा राइट पे आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स मिलेंगी, आप पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट। अच्छा जी, आ जाते हैं अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जिसका नाम पाकिस्तान है, पाक जगह। ठीक है ना जी। वहाँ पे भी कुछ जगह चीज़ें ऐसे ही कुछ लॉज एग्जिस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट कितने होते हैं वो अलग कहानी है। पाकिस्तान में पब्लिक इंटॉक्सिकेशन, खुलेआम शराब पीने पे वहाँ पे मना है। अगर आप मुसलमान हैं, चूँकि मुसलमान मुल्क समझा जाता है, तो 80 करोड़ की सज़ा है उस पर, हद के मुतहद लगती है, फ़ाइन लगता है और 3 साल तक जेल लगती है, दोनों हो सकते हैं। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आपको थोड़ी सी छूट है, आपके लिए इलीगल नहीं है, आप शराब पी सकते हैं अपने घर में बैठ के, अपने होटल में बैठ के, लेकिन आप पब्लिकली नहीं पी सकते। अगर पब्लिकली पीते हैं तो फिर आप पे भी फ़ाइन लगेगा और आपको भी 6 महीने से 1 साल तक जेल होगी, या दोनों होगा आपके साथ। तो पाकिस्तानी मुआशरा जनरली पब्लिकली आप लोग, इसका मतलब ये है कि ताकि आप इन्फ्लुएंस ना करें, जो आजकल ये जो हमारे हजरात हैं, एक्टर्स हैं, जो हमारे एंकर्स हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो चीज़ इवन के नॉन मुस्लिम्स को करने की गई है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि जब पाकिस्तान के ड्रामों में पब्लिकली, जो कि पब्लिक है ना, टीवी की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पब्लिकली लोगों को शराब पीते हुए, इज इनडायरेक्टली दे आर बेसिकली शोइंग, दे आर इन्फ्लुएंसिंग अल्कोहलिज्म, तो उस पर ये हद क्यों नहीं लग रही मेरी समझ से बाहर। अच्छा जी, अब आ जाए हम DUI पे। पाकिस्तान में भी शराब पी के कोई गाड़ी चलाता है तो उसके लिए सज़ा रखी गई है, अमेरिका की तरह या किसी भी डेवलप कंट्रीज की तरह। उस पर फ़ाइन लगता है, लेकिन फ़ाइन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम है। ठीक है ना, सिर्फ 1,000 रुपये आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, आपको सिर्फ 6 महीने की जेल होगी। आप देखेंगे पाकिस्तान में सज़ा बहुत ही नरम है। अगर आप अमीर ज़ादे हैं और आप किसी पे गाड़ी चढ़ा देते हैं तो सज़ा कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है। इंजरी ड्यू टू नेग्लिजेंट ड्राइविंग, अगर किसी से आपसे कोई ज़ख्मी हो गया है तो आपको जो है ना 2 साल तक जेल होगी, सिर्फ, फिर भी मैं कहूँगा कम है। और उसको आप पैसे दे दिला दें, कंपनसेशन दे दें उसको हर जाने की सूरत में, ठीक है ना, आपको फ़ाइन लग जाएगा, या दिस इज़ ऑल द पनिशमेंट इज़। अगर कोई आपसे हाथों से मर जाता है तो सिर्फ 10 साल की सज़ा है। ठीक है ना जी, अप टू 10 ईयर्स। अमेरिका में 25 साल या उससे भी ज़्यादा। इवन के बाद स्टेट जहाँ कैपिटल पनिशमेंट है, हो सकता है आपको लीथल इंजेक्शन से मार दिया जाए, यानी कि सजाए मौत दे दी जाए। ठीक है ना, आपको इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा दिया जाए, एक्सेट्रा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई सज़ा एग्जिस्ट नहीं करती। मैक्सिमम सज़ा सिर्फ 10 साल की है, आपसे किसी की जान चली जाए, आप शराब पी रहे थे। और ये इस्लामी जमहूरिया है इस वक्त।
कंपनसेशन टू विक्टिम्स आप उसको दिए, जो कि अक्सर लोग दियत दे के जान छुड़ा लेते हैं, वैसे ही वो माफ़ करवा लेते हैं और बाहर आ जाते हैं और फिर दोबारा वही हरकतों से नात कर रहे होते हैं। दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तानी लॉ इज़ राइट नाउ। पाकिस्तान में, अच्छा जी, फर्दर इसको थोड़ा डिल डाउन करते हैं। किसी को आप असॉल्ट करते हैं, रेप करते हैं, तो पाकिस्तान में क्या सज़ाएं हैं उसके लिए? हाँ, डेथ की सूरत में अगर आपने जानते बूझते किया था तो आई सी के थोड़ी सी सज़ा। मे बी आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ लिटिल बिट ऑन द प्रीवियस स्लाइड। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसके केस में अगर आप मसलन घरेलू तशद्दुद करते हैं, 1 से 3 साल की जेल है, फ़ाइन और बहुत है। ग्रेवियस आर्ट, जो कि अगर आप जो है ना ज़्यादा मारते पीटते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा इंजर करते हैं, तो 10 साल तक जेल है और फाइन है। और अगर आप रिपीटली किसी की मारपीट करते हैं तो लंबी सज़ा भी आपको हो सकती है। और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, बिल्कुल यहाँ की तरह। और मॉनेटरी कंपनसेशन भी एग्जिस्ट करती है। किसी का रेप करना शराब पी के, वैसे शराब के बगैर भी आप करते हैं तो सज़ाएं यही हैं बायदा में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में। तो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जो कि मेरा ख्याल है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर आप गैंग रेप करते हैं तो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। रेप ऑफ अ माइनर है तो भी डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब ये इम्प्लीमेंट होती है या नहीं होती, गॉड नोज। मर्डर और होमिसाइड की शक्ल में कत्ले आम जिसको कहते हैं, इंटेंशनली जानबूझ के आपने किसी को मारा तो डेथ पेनल्टी है, फांसी की सज़ा है। अगर आपने जो है ना कॉज इंटेंशनल नहीं कि आप शामिल जुर्म थे, लेकिन आपने मतलब या आप जो है ना आपने जानते बूझते आप साबित कर देते हैं कि मैं साथ था या वट एवर, तो आपको 25 साल तक जेल हो सकती है। अगर आपसे अनइंटेंशनल यानी कि नादानिस्तगी में को मर गया तो 5 से 10 साल आपको जेल हो सकती है। ये हाँ नशे की हालत में है, और मेरा ख्याल है नशे की हालत ना भी हो तो भी सज़ा यही है। तो बेसिकली फांसी का फंदा, शराब नोशी आपको फांसी के फंदे के करीब ले जाती है या फांसी घाट पे लेके जाके छोड़ सकती है। पॉइंट ये है। भुट्टो इस मामले में बहुत बड़ी बांगी मार गया अपना इक्तदार बचाने के लिए। पहुंचा तख्तादार पे, लेकिन इक्तदार बचाने के लिए शराब बंद कर दी। और बात सुनो, आज ही मैं देख रहा था किसी को, तो कह रहा था उलमा खामोश है, इसका मतलब है उलमा को इल्म है। शराब मोस्ट हार्मलेस, जैसा जैसा खौफनाक और भयानक नशा आ गया मंडी में। मैं नाम सुनता हूं, मैंने देखे भी नहीं। मैंने ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल, विस्की, ये वो या चरस देखी, उससे मुझे तो उल्टी आती थी उसकी स्मेल से। आजकल जो नशे हैं ये बहुत खौफनाक हैं। एक बात प्लीज मेरी गौर से सुने, मैं मुनाफिक नहीं हूं, ये जुल्म अजीम था इस मुल्क जो भुट्टो खुद पीने वाला। कौन पीने वाला नहीं है, तारीख उठा के देखो। देखो, बच्चा कोई अगर अल्कोहल पिएगा ये वो वगैरह तो वो फौरन पकड़ा जाएगा। उसने एक ड्रिंक भी लिया होगा पकड़ा जाएगा, मां फाड़ लेगी, प्यो फाड़ लेगा, बड़ा भरा फाड़ लेगा। क्यों? स्मेल। ये नशे जो मैंने देखे नहीं, मैं सुनता हूं, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। ये किलर्स हैं। तो क्या कौन आएगा अगर आप यही रखेंगे? तो इसी तो खोलेंगे तो कोई आएगा। खोलेंगे तो कौन मतलब कोई ये दारू शरू का इंतजाम होगा तो फिर ही। दुनिया में जो गुड लाइफ है ना, हाँ। वो उसके लिए लोग आते हैं ना। अगर आप आए एयरपोर्ट के ऊपर आए और आपको पता होगा जी फलाना बंदा वहीं पे पकड़े जाएंगे। हाँ। अच्छा, इस क्लिप में ये बेसिकली इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चूँकि दुबई और दूसरी जगहों पे जो है, दुबई हो गया, अब तो सऊदीया भी हो गया इनके बकौल, और बहुत टर्की हो गया फॉर एग्जांपल। आई लव टर्की, मैं टर्की बहुत दफ़ा जा चुका हूँ। तो यूएई और सारी दुनिया में बहुत सारे मुल्क में देख चुका हूँ। तो इनके मुताबिक वहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें अलाउड हैं तो पाकिस्तान में अलाउड क्यों है? दैट्स देयर बेसिकली कोर आर्गूमेंट। और उसके हमारी प्रोग्रेस के अंदर पाकिस्तान में जो होल्ड बैक है कि कोई यहाँ पे आता नहीं है टूरिज़्म के लिए, घुसना नहीं चाहता। और जो है शायद दिस इज़ द थिंग दैट्स होल्डिंग बैक पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान में अल्कोहल आ जाएगा या अल्कोहल को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा और इस तरह की और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को, तो बेसिकली पाकिस्तान विल ऑफ शूट एंड इट विल बी ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये इनके आर्गूमेंट की प्रेमिसेस हैं। तो मेरा इनसे ये पूछना है कि क्या पाकिस्तान में जब जीडीपी ग्रो होता है या किसी भी मुल्क में, या पाकिस्तान भी रिसेंटली हैव अबाउट नाउ अबाउट
$1 billion और प्लस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो कि पाकिस्तान pretty मच बैंकरप्ट होने पे आ गया था। तो अब तक पाकिस्तान ने पिछले कपल ऑफ ईयर्स में जो प्रोग्रेस की है, क्या वो पाकिस्तान ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू, और दूसरी शक्ल में क्या वो अल्कोहल की वजह से पाकिस्तान ने इतना जो अभी तक अचीव किया है वो किया है? दैट वाज डन थ्रू सेलिंग मिलिट्री इक्विपमेंट, bunch of फर्दर इनोवेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो अगर पाकिस्तान इस तरह और इनोवेशन मुसलमान अगर कर सकें तो क्या वो पॉसिबल इनके लिए नहीं है? वाई डे नीड एन ईजी राउट के अल्कोहल बेच के, अल्कोहल को नॉर्मलाइज करके और उसके ज़रिए जो लोगों को यहाँ पे आए वो पीने पिलाने की जन्नत इसको बनाएं, यहाँ पे एक और लास वेगस बनाया जाए, एंड दैट्स द ओनली राउट दे थिंक। फॉर एग्जांपल, आई गिव एन एग्जांपल। क्या इन्होंने सारे ऑल्टरनेटिव राउट्स एग्जॉस्ट कर लिए हैं? फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद बंच ऑफ स्नो माउंटेन्स। स्की सीज़न यहाँ पे हमारे अमेरिका में जो है, इट इज़ अ लॉट ऑफ मनी मेकिंग बिजनेस, जो कि तकरीबन साल में सिर्फ 4 महीने कैलिफोर्निया में लास्ट करता है, ईस्ट कोस्ट पे 8 महीने में भी, पाकिस्तान में भी लेट्स पुट इट अबाउट 6 months snow season, 4 to 6 months, let's 4 months. You can generate millions of dollars revenue by turning them into ski resorts. Skiing, I'll do a separate video on that. Similarly, tourism आपकी और बहुत सारी है जो कि नॉन अल्कोहल के बगैर डेवलप हो सकती है। When people are into sports, they don't drink. इवन के गोरा जब स्कीइंग कर रहा है, गोरा जब स्नोबोर्डिंग कर रहा है, दे डू नॉट ड्रिंक बिकॉज दे गोना लूज बैलेंस। तो देर इज लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि आप कर सकते हैं पाकिस्तान में टू जनरेट रेवेन्यू, जिसमें अल्कोहल इंडस्ट्री डेवलप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? देर इज़ लॉट ऑफ इंडस्ट्री यू कैन बिल्ड इन विच देयर इज नथिंग टू डू विद अल्कोहलिज्म। So, again, not a topic today, but what I'm saying, there is plenty of opportunity to grow Pakistan, invite foreigners there to do activities and trade that do not require a single drop of beer or whiskey or whatever offering that you're trying to convince the world कि वो उसके बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। Just because you like to drink doesn't mean that everybody likes to drink. मैं लोगों की जिंदगियों में इतना ज्यादा इंट्रूड करने का हामी नहीं हो रियासत का। ठीक। अब हमारे यहाँ हर चीज ही बैन है। हाँ। आप वो भी नहीं कर सकते। अब देखें कि हमारा मुल्क जो है वो बैनिस्तान बन गया है। ठीक। मतलब हम जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, क्या हम तुर्क मुसलमानों से कुछ ज्यादा बरतर मुसलमान हैं? यूएई के मुसलमानों से ज्यादा कोई बड़े मुसलमान हैं? खुद सऊदी अरब के मुसलमानों से ज्यादा बड़े मुसलमान हैं? वहां पर जो बार्स भी हैं, मस्जिदें भी हैं, ठीक। वहां पे शीशा भी है। जिसने शीशा पीना है वो पिए, जिसने बाहर में जाना है वो बाहर में जाए। अल्कोहल इन इस्लाम एंड आफ्टर लाइफ। अच्छा जी, अब मैं वो रिलीजियस एंगल लेके आना चाह रहा हूँ जो कि मेरा ख्याल है किसी भी मुसलमान के लिए, लिबरल्स के लिए बड़ा बोरिंग टॉपिक है। सो इफ़ यूर अ लिबरल काइंडली लीव, क्योंकि आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा, आपके ऊपर बड़ा ये ग्रां गुजरेगा आपकी तबीयत पे। लेकिन कोई भी शख्स जिसके अंदर थोड़ा सा भी ईमान बाकी है, उसके लिए दिस इज़ एक्चुअली हैज़ मोर वैल्यू दैन द प्रीवियस सेक्शन। अब तक जो है वो मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको प्रूव कर दिया है कि इवन आप रिलीजन को ना मानते हो, यू आर एन एथियस्ट, यू आर अ लिबरल, डजेंट मैटर, स्टिल द फैक्ट्स एंड फिगर्स शो करते हैं कि ये जो ईवल है, सोशल ईवल, शराब जो है उम्मुल खुबाइस उसको क्यों कहा गया है, इसका सोशल और किसी भी नेशन के ऊपर, किसी भी कंट्री स्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और क्या इसको अडॉप्ट करना चाहिए नहीं। लेकिन वंस वी हैव द अदर साइड ऑफ नाउ एडिड द अदर कलर, आई थिंक इट्स गोना कंप्लीट द पिक्चर। तो हमारा दीन ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसको पहले ही, ये चीज़ें, इससे पहले कि हम ये सारी स्टडीज़ करें, इससे पहले कि हम ये सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करें, इससे पहले कि हम सारे रिजल्ट्स मेजर करते, अल्लाह ताला ने हमें ऑलरेडी कुरान में, जिस दिन इस्लाम दुनिया में आया था, उसने हमें ग्रेजुअली इंसानों को सही तरफ स्टीयर करना शुरू कर दिया था। बिकॉज अल्लाह नोज़ दैट ये जो चीज़ है ये किस कदर ख़राब है, और जो नशे की आदत है ये किस कदर गंदी है। तो कुरान में जो है अल्लाह ताला जो है ना वो अल्लाह ताला ने शराब को 3 स्टेजेस में ग्रेजुअली प्रोहिबिट किया, क्योंकि इनिशियली एक ऐसी सोसाइटी थी जो कि पीने पिलाने की आदी थी, अरबों में शराब नोशी बहुत आम थी। उनको सडनली अगर आप एकदम से कहते मना कर दो, इट्स एन एडिक्शन, एडिक्शन के लिए रिहेबिलिएशन की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को, दिमाग और दिल को तब्दील करना पड़ता है। यू कांट जस्ट लीव इट सडनली कि अच्छा कल से मैं नहीं पी रहा और मैं सोबर हो गया हूँ। सो पीपल हु अंडरस्टैंड दिस एडिक्शन विल वेरी वेल अंडरस्टैंड, ख़ासतौर पे वेस्ट में, कि क्यों इसकी लॉजिक इस तरह से बनाएगी। तो पहली जो कुरान में अल्लाह ताला ने जो है पहली दफ़ा जब शराब के बारे में आयतें उतरी, तो वो कुरान की वर्स 220 टू 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 सूरा 2 चैप्टर 2 और वर्स 219 में अल्लाह ताला ने ये कहा, ठीक है ना, दे आस्क अबाउट द वाइन एंड गैम्बलिंग, से इन दैम इज़ अ ग्रेट ईवल एंड सम
और लिटिल बेनिफिट फॉर द पीपल। सो फार आपने प्रूव कर लिया है पिछले सारी स्टेटिस्टिक्स से, इकोनॉमिक स्लाइड से, 249 बिलियन वाली और 33 बिलियन रेवेन्यू से प्रूव हो गया ये पॉइंट कि इसका नुकसानात और कॉस्ट बहुत ज़्यादा और फ़ायदा बहुत ही छोटा है। बट देयर ईवल इज़ ग्रेटर देन बेनिफिट, ठीक है ना। एंड दे आस्क यू व्हाई दे शुड स्पेंड, ठीक है ना, से दैट द एक्सेस बियॉन्ड नीड्स दस अल्लाह, फिर वो अल्लाह ताला सदक़े और खैरात और ज़कात के बारे में बात करनी शुरू कर देता है। बट बेसिकली शराब के बारे में अल्लाह ताला ने शुरू में अवेयरनेस जनरेट की कि एक ऐसी लत है, एक ऐसी ये खबासत है माशरे के अंदर जिसके नुकसानात इसके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। इवन कि आपको थोड़ा सा मज़ा आता हो, थोड़ा सा चस्का मिलता हो, आप थोड़ी दुनिया के लिए अपने गमों को, क्योंकि आपका दिमाग नम हो जाता है, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत भयानक है। फिर सेकंड स्टेज में अल्लाह ताला ने चैप्टर 4 वर्स 34 में थोड़ा सा और जो है ना स्टीयर किया इंसानों को, मुसलमानों को इसकी तरफ। ओ बिलीवर्स, अब अल्लाह ताला मुसलमानों को खिताब करके कहता है, ओ बिलीवर्स डू नॉट अप्रोच प्रेयर वाले इंटॉक्सिकेटेड, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग थे जो बेसिकली शराब पीते थे, लेकिन वो साथ में उन्हें नमाज भी पढ़नी होती, कि वो मुसलमान कन्वर्ट हो चुके थे, ठीक है ना। अनटिल यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू से, नॉर इन द स्टेट ऑफ फुल इम्प्योरिटी, unless you merrily pass through the mosque until you have bathed. But if you are ill or in a journey or have relieved yourself or been intimate with your wives and cannot find water, then purify yourself with the clean earth, वाइपिंग। और फिर वो तयम्मुम का सारा तरीका कर बताया गया। और बेसिकली अल्लाह ताला ने नमाज को जो है ना वो अगर आप इंटॉक्सिकेटेड नशे की हालत में, तो शराब को मना कर दिया। यानी कुछ इबादत आपसे, यानी कि सर्टन जो 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 कंडीशंस हैं उस पर आपको शराब से बिल्कुल रोक दिया गया। अब आप पार्शल कंट्रोल के ऊपर आना शुरू हो गए। तीसरी स्टेट पे आके शराब को अल्लाह ताला ने बिल्कुल मना कर दिया। और उस स्टेज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठीक है ना, ओ बिलीवर्स, इंटॉक्सिकेंट्स, गैम्बलिंग, आइडल्स एंड ड्राइंग लॉट्स ऑफ, ठीक है ना, ड्राइंग लॉट्स ऑफ डिसीजंस और ऑल इवल ऑफ सैटेनिक हैंडीवर्क, ठीक है, सैटन्स हैंडीवर्क, सो शन देम सो यू मे बी सक्सेसफुल। अब अल्लाह ताला बेसिकली कहते हैं इसको बिल्कुल फेंक दो, बिल्कुल रोक दो। ये जो नशावर चीज़ें, जुआ खेलना, बुत परस्ती वगैरह, अल्लाह ताला ये सारी चीज़ों को समाप्त करके कहते हैं कि इनके करीब नहीं जाना आपने, ठीक है जी। और बेसिकली फिर इसी की एक एक्सटेंशन है नेक्स्ट वर्स में अल्लाह ताला कहता है, ठीक है ना, Satan only wants to cause between you, ठीक है ना, to cause harm between you, एक्चुअली इसमें मेरा ख्याल मुझसे थोड़ा मिसस्पेल हो गया है। तो नहीं, cause between you animosity and hatred through intoxicants and gambling, and so avert you from the remembrance of Allah and from prayer, so will you not desist, ठीक है। अब अल्लाह ताला आपकी अक्ल को, यानी कि आपके शऊर को चैलेंज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बेसिकली, और हमने देखा जितना लड़ाई झगड़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, कत्ल व गारत है, शराब के नतीजे में हो रही है, स्टैटिस्टिक्स वाई, ये अल्लाह ताला इस आयत में बेसिकली इंसानों को समझा रहे हैं कि ये चीज़ें सिर्फ आपको एक दूसरे के साथ लड़ाई छिड़वाएंगी। इसके नतीजे में जो ईवल सोसाइटी में पैदा होगी, जो सारी बुराई होगी, रेप वायलेंस होगा, उसकी वजह से अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं बेसिकली शैतान एग्जैक्टली यही चाहता है, एंड यू हैव टू देयरफॉर अवॉइड दिस। यह है जी कुरान के अल्लाह ताला ने के हुक्म, जो लोग जो है हमारे कुछ दानिश्वर कहते हैं कुरान में कहाँ बताया गया जी शराब मना है, कहाँ बताया गया जी ज़रा दिखाएं जी हमें, ठीक है ना। तो जो ढीठ हजरात हैं जिनको अल्लाह ताला ने गाइड नहीं करना, तो वो तो उनके लिए ये सारी प्रेजेंटेशन, सारी लॉजिक कुछ वो इसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे, दे विल स्टिल फाइंड आउट वन वे और द अदर एन आर्ग्यूमेंट कि वो कंटिन्यू करें, ठीक है ना। सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन दैम। दिस इज़ फॉर द अदर पीपल जिनको वो मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं जी, अब हम आ जाते हैं अहादीस पे, क्योंकि जो कुरान के अंदर क्लैरिटी है वो अहादीस से निखरती है, और उसकी जो डेप्थ और ब्रेड्थ है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहादीस के ज़रिए हम तक पहुंचाया, ठीक है। इस मामले में एक जो दो सहाबी हैं वो बयान करते हैं कि वो एक दूसरे को बताते हैं, द वन, ठीक है ना, उसके बारे में कि बेसिकली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये कहा गया कि द वन हु ड्रिंक्स अल्कोहल, अल्लाह ताला विल नॉट एक्सेप्ट सलाह फॉर 40 डेज। अगर कोई शराब पीता है तो अल्लाह ताला उसकी नमाज को 40 दिनों के लिए कबूल नहीं करते। 40 दिनों के लिए वो ब्लैकआउट पीरियड में चला जाता है। पहली दफ़ा जब ये गलती करता है, पहली दफ़ा शराब चखता है, ठीक है ना, शराब की हालत में नमाज, तो वो तो हमने कुरान की आयत से देख लिया कि शराब के नमाज के आप करीब भी नहीं जा सकते, लेकिन वो आप 40 दिनों तक समझे नापाक हो जाते हैं।
अब 40 डेज तक अल्लाह ताला आपकी नमाज एक्सेप्ट नहीं करता। वज़ू करें, नहाएं, जो मर्ज़ी करें, ठीक है ना, कुलियाँ करें, इट्स नॉट गोना मेक यू सोबर इन अल्लाह आइज़, ठीक है ना। फिर आप तौबा कर लें, अगर आप तौबा कर लें, ठीक है ना, इवन कि आप तौबा कर लें, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला आपकी तौबा जो है ना वो कबूल करेंगे, और आप जो है ना, आपका रीसेट क्लॉक रीसेट हो जाएगा। अब आप दोबारा ईमान की हालत में आ गए। अगर आप फिर दोबारा शराब पीते हैं, चखते हैं, फिर अल्लाह ताला 40 दिनों के लिए आपको ब्लैकआउट पीरियड में या टाइम आउट में डाल देगा, ठीक है ना। फिर आपको गलती का एहसास होता है, आपके दिल में थोड़ा सा ईमान बचा हुआ है, आप फिर शराब से तौबा करते हैं, फिर अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा, ठीक है ना जी। रिपेंट्स, अल्लाह विल एक्सेप्ट द रिपेंट्स। फिर आप दोबारा शराब पीते हैं, यानी कि ये मामला 3 दफ़ा आपको चांस दिया जाता है, ठीक है ना जी। 3 टाइम्स अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल कर लेगा। 40-40 दिन का आपका आपका ब्रेकआउट हो जाएगा, या 40 दिन आप वेट करें और 40 दिन के बाद अल्लाह ताला आपकी नमाज़ें दोबारा कबूल करनी शुरू कर देगा। या फिर जो है ना, यानी कि आप अगर अब आपने दोबारा शराब नहीं पी, अगर आप दोबारा शराब पीते रहते हैं तो 40 डेज का पीरियड खिसकता रहता है आगे आगे, वो तो प्रोलॉन्ग होता रहता है ना फिर। लेकिन अगर आपने पीनी छोड़ भी दी, आप सोबर हो गए, सोबर हालत में, तो भी 40 दिन के बाद आप रिज्यूम हो जाएंगे, या फिर आप बीच में तौबा करें और आप उसको क्लॉक को रीसेट कर लें। लेकिन अगर फोर्थ टाइम ये गलती करते हैं, माइंड इट, फोर्थ टाइम आप ये गलती करते हैं, 3 दफ़ा आपको अल्लाह ताला चांस देता है तौबा का, चौथी दफ़ा गलती करते हैं, आपकी तौबा भी कबूल नहीं होती। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। अब आपकी तौबा भी कबूल नहीं होती, अब आपको चांस नहीं दिया जाता, तो अल्लाह कहते हैं ये तो हैबिचुअल लायर है, ये तो बार बार प्रॉमिस तोड़ता है, ठीक है ना। ये ना, अब आप पक्के एडिक्ट हो चुके हैं। दिस इज़ व्हाट्स कॉल्ड एडिक्शन। दिस इज़ व्हाट एडिक्शन डज टू यू। ये खाली आपकी सेहत, आपकी फैमिली का सत्यानाश नहीं मारती, ये आपकी आखिरत को भी तबाह करवा देती है। सो नाउ अगर आप उस हालत में मर जाते हैं एज एन एडिक्ट, ठीक है ना, एज अ ड्रंक, तो अब आप जहन्नुम में जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि हदीस के अल्फाज हैं कि ही विल एंटर हेल, इन हेल ही विल बी मेड टू ड्रिंक फ्रॉम द पस ऑफ द पीपल ऑफ द हेल। अस्तगफिरुल्लाह। ना सिर्फ यह कि वो शख्स जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा जो शराबी बन के मरता है, बल्कि उसे तौबा की जो है ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने, वो उससे वापस ले ली जाती है, बल्कि उसको जहन्नुम का वादा कर दिया गया है, वो जहन्नुम में जाएगा, और जहन्नुम में भी जाके उसकी लाइफ, उसके जो स्टैंडर्ड है वो ये होगा कि वो जो बाकी जहन्नुमी हैं उनकी जो ज़ख्मों से पीप बहती है वो उसको पिलाई जाएगी। चूँकि वो पीने पिलाने का आदी था, वो उसका ड्रिंक वो होगा। इससे गंदा इंजाम मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई मुसलमान इमेजिन नहीं कर सकता। सो दीज आर द पीपल हु आर प्रोवोकिंग यू, जो आपको शराब के नशे पर लगाए, जो आपको इन्फ्लुएंस करे, ठीक है ना। आप उसको कहें नहीं भैया, ये इंजाम आप अपने लिए ही रखें, हम महरूम हैं इस नेमत से, हमें महरूम रहने दें आप। आ, फिर एक और हदीस में आता है मुस्लिम की कि एवरी इंटॉक्सिकेंट इज़ फॉरबिडन। अब आप हेरोइन का नशा है, आइस का नशा है, शराब है, marijuana है, कोई भी चीज़ आपको, इवन कि आप शीशा भी ऐसा पी रहे हैं जिससे आपको नशा हो रहा है, अल्लाह ताला ने सबको हराम करा दे दिया। और ये कहा गया है कि वरी अल्लाह अल्लाह वाज अल्लाह वाउड दैट दोज हु ड्रिंक इंटॉक्सिकेंट्स विल ड्रिंक फ्रॉम द रिवर ऑफ खबाल। अब ये कोई यानी कि वही जो पिछली वाली हदीस है उसके मुताबिक कोई जहन्नुम का कोई दरिया है जहाँ से उसको पिलाया जाएगा, जो दुनिया में नशे का शौकीन है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये रिवर ऑफ खबाल क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा ये जहाँ पे कि जहन्नमी लोगों का पसीना और पीप जो है उनके जिस्मों से बहने वाली, वो मिक्स होके उसमें गिरते हैं, और वो बेसिकली उनका ड्रिंक होगा। दिस इज़ व्हाट बेसिकली जो जो नशेई लोग हैं जो दुनिया में, उनका ये अंजाम है। अम, और मज़े की बात यह है कि जब हम या अमेरिकन सोसाइटी में हम अपनी नापसंदीगी का इजहार करता है कोई शख्स, जो यहाँ पे लोग नशावर चीज़ों के शौकीन होते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। दे थिंक कि क्या तकियानुसी बैकवर्ड किस्म का शख्स है, एंड दे डिसलाइक सीइंग यू, दे डिसलाइक, विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग कुड बी मोर ब्यूटीफुल दैन आइसोलेटिंग यू फ्रॉम दीज पीपल, ठीक है ना, क्योंकि दे आर ऑन डिफरेंट पाथ एंड यू आर ऑन अ वेरी डिफरेंट पाथ। फिर एक जो है हदीस में आता है
No one who commits zina is believer at the moment when he's committing zina, and no one who drinks alcohol is a believer at the moment when he's drinking it. ये हदीस आगे भी चलती है, लेकिन इसका मैंने वो पोर्शन कोट किया है और नीचे मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जब इंसान शराब पी रहा होता है या कोई भी नशा कर रहा होता है, आइस का नशा कर रहे हैं, वट एवर आप, जब आप उस नशे की हालत में, तो आप मुसलमान नहीं रहे, यू आर नॉट अ बिलीवर एट दैट मोमेंट। तो मैंने यहाँ नीचे रेड जोन में दिखाया हुआ है कि उतनी देर के लिए आप इस्लाम के दायरे से बाहर निकल गए। अब जो सबसे डेंजरस फिनोमेना ये है कि अगर आपको मौत आ जाती है उस हालत में, तो बेसिकली वो सारी चीज़ें इन्वोक हो गई, वो जिसको जैसे हम कहते हैं ना, नेटो का आर्टिकल 5 इन्वोक हो गया, वो आर्टिकल इन्वोक हो गया, जो कि पिछली हदीस में आया है कि अगर कोई शख्स शराब की हालत में बगैर तौबा के मर जाता है तो वो सीधा जहन्नुम में जाएगा। तो बेसिकली आप उस हालत में, और जैसे कि कहा गया, जो शख्स मुसलमान नहीं तो उसने वैसे ही जहन्नुम में जाना है। तो चूंकि आप भी उसी क्लब में ज्वाइन हो गए, आप टेम्परेली मुसलमानों के क्लब से एग्जिट कर दिए, किक आउट कर दिए, एंड ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन, दैट पीरियड, यू आर अ नॉन कंसिडर नॉन बिलीवर, तो आप नॉन बिलीवर की मौत मरे, और नॉन बिलीवर्स का जो ठिकाना है वो जहन्नुम है। हाउ सुवियर। फिर जो है एक हदीस है बुखारी शरीफ की, जिसके मुताबिक whoever drinks alcoholic drinks in the world and does not repent before dying will be deprived of it in the hereafter। अब जन्नत में जो है अहले ईमान से अल्लाह ताला ने एक ख़ास किस्म की शराब का वादा किया है, ठीक है ना, जो कि कुरान में ये बताया गया कि नीचे दरिया बहते हैं, दिस एंड दैट, और वो, लेकिन वो शराब बिल्कुल डिफरेंट, वो ड्रिंक्स या कोई भी ड्रिंक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, वो बेसिकली नशावर नहीं होंगे। बेसिकली जैसे कि जहन्नुम में जो सबसे घटिया ड्रिंक है जो लोगों की, वो उस शख्स को पिलाई जाएगी, इसी तरह एक रिज़ल्ट इसका ये है कि वो अगर कोई शख्स जो है ना वो यानी कि दुनिया में बगैर तौबा किए हुए शराब शराब नोशी की हालत में मर जाता है और तौबा नहीं करता, तो बेसिकली इवन के क़यामत के दिन कहते हैं, जब लोग बहुत प्यास की हालत में होंगे सूरज के नीचे, और उनको फरिश्ते जो ट्रे में बेसिकली ड्रिंक्स ऑफर कर रहे होंगे, तो बेसिकली दैट पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्रिंक, ठीक है ना, उसको कोई चीज़ पीने के लिए ऑफर नहीं की जाएगी, जो कि, और जन्नत की तो ड्रिंक्स को वो भूल ही जाए। फिर बेसिकली कहा हुआ है ना सिर्फ ये कि जो अल्टीमेट पनिशमेंट है कि नो वन हु इज़ एडिक्टेड टू अल्कोहल शल एंटर पैराडाइज, पीरियड, बात ख़त्म, कहानी ख़त्म, ख़त्म शुद्ध। जो शख्स शराब नोशी की हालत में मर जाता है जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ज़ाहिर है वो जहन्नुम में होगा, दूसरी हदीस में बता दिया गया कि वो तो उधर होगा, जहन्नुम में होगा। तो इससे अब जो चीज़ मुझे क्लियर नहीं है, मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन इस तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है कि इवेंचुअली जो गुनाहगार लोग हैं, गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान भी जो दूसरे गुनाहों में है, वो जहन्नुम से एक दिन निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या शराब नोशी शराब नोश शख्स इतना अल्लाह ताला को नापसंद है कि वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेगा, विल लिव एवर एंड एवर आफ्टर इन द हेल। दैट इज समथिंग टू बी रियली रियली बी स्लीपलेस अबाउट। वल्लाहु अलैम। अच्छा, फिर एक और बड़ी प्यारी हदीस है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो कि हम लोगों का जो ख़ास तौर पे वेस्ट में रहते हैं, और जो पाकिस्तान में हमारे लिबरल दोस्त हैं, जो पाकिस्तान को भी ना पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उनके लिए हदीस है कि अल्लाह हैज़ कर्स्ड पूरी फूड चेन जो अल्कोहल के बिज़नेस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, अल्लाह हैज़ कर्स्ड अल्कोहल, ना सिर्फ शराब को अल्लाह ताला ने उस पर लानत की है, या उसको लानत ज़दा बना दिया है। कर्स मीन ऐसी चीज़ भी होती है जो आप किसी की चीज़ की नहुसत मनहूस हो जाती है, यानी कि वहाँ पे जाते हैं तो आप भी उसके नहुसत के असरात में आ जाते हैं, आपके आपके ऊपर भी उसके नेगेटिव एनर्जी की उसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है ना। द वन हु ड्रिंक्स इट, वो शख्स भी मनहूस है, ये उस पर भी लानत है जो पीता है, जो इसको गिलास में डाल के देता है, द वन हु पोर्स इट, ठीक है ना, वेटर या वेट्रेस या बार टेंडर। द वन हु सेल्स इट, जो इसको बेचता है, जो बार खोलता है, ये इसका बिजनेस करता है, लिकर स्टोर खोलता है, ठीक है ना। द वन हु बाइज इट, जो इसको खरीदता है, ये खरीद के लाता है किसी के लिए। द वन हु स्क्वीजेज इट, इवन कि वो लोग जो वाइनरीज में काम करते हैं, जो अंगूरों को स्क्वीज करते हैं, ठीक है ना, उसमें से शराब की नीयत से वो निकालते हैं उसका जूस, या वो वाइनरीज का बिजनेस जो बड़ा आपको यू नो लुक्रेटिव नज़र आता है, या द वन फॉर होम इट इज स्क्वीज, वो या जिनके लिए शराब बनाई जाती है, जहाँ यानी कि वो होटल चेन्स, वो जगह हैं, वो वाइनरीज जहाँ पे वो बेची जाएगी, वो क्लब्स, नाइट क्लब्स, दिस एंड दैट। द वन हु कैरीज इट, वो ट्रांसपोर्टेशन भी वाले भी, जो शराब को वहाँ तक पहुँचाते हैं, ठीक है ना, एयर कंडीशन ट्रक्स के अंदर,
for example, freight systems, and the one to whom it is carried, again वो जगह वो डेस्टिनेशन जहाँ पे ये जाके बेची जाती है, जहाँ पे रखी जाती है, स्टोरेज रूम्स या वट एवर, या होटल्स, या जो भी आप कह लें. सो बेसिकली पूरी एंड टू एंड फूड चेन अल्लाह ताला ने उस पर उसको लानत ज़्यादा कर दिया है. शराब के बिजनेस से रिलेटेड आप किसी भी तरह हैं. सो दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई विल टेल यू माई पर्सनल स्टोरी कि मैंने गोल्फ स्टोर खोला यूएस के अंदर. मैंने 1.5 साल तकरीबन चलाया और उसको मैंने बंद कर दिया. मुझे बंद करना पड़ा. रीज़न वॉज दैट, एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रांड आई हैड स्टार्टेड, पार 5 गोल्फिंग के नाम से. और मैंने उसके एज अ साइड गिग स्टार्ट किया, और इवेंचुअली मुझे जो चीज़, मैंने सारी कैलकुलेशंस की, बिजनेस प्लान, जो चीज़ मुझसे मैं मिस कैलकुलेट कर गया, जो मुझे मेरे जहन में नहीं थी. आई थॉट आई वाज ओपनिंग अ गोल्फ स्टोर. उसमें मैंने एक जो है ना गोल्फ सिमुलेटर और सीटिंग एरिया इवेंट्स का बनाया था, और वो मेरा बिजनेस जो है ना वो ठप होना शुरू हो गया. उस वो वाला सेगमेंट जो है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो भी यहाँ पे गोरा गोरी आते थे वहाँ खेलने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट 90% ऑफ द केसेस, उनकी ये नॉन मुस्लिम्स भी आते थे, और उनकी रिक्वायरमेंट ये होती थी कि क्या हम बियर साथ ला सकते हैं. बिकॉज दे वांट, उनके लिए जो एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट है वो शराब नोशी के बगैर यहाँ की सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता. फ्राइडेज़ को जाके हैप्पी आवर पे बैठते हैं. बहुत सारे लोग फ्राइडेज़ इवनिंग में आते थे गोल्फ स्विंग खेलने लगाने के लिए इंडोर. तो वो सारी ये डिमांड करते थे कि हमें शराब नोशी की इजाज़त दी जाए, विच आई नेवर डिड. सो क्या हुआ था, आई स्टार्टेड फेसिंग कस्टमर चर्न. उससे वो नुकसान होना शुरू हो गया, और वो आना छोड़ गए. वन बाय वन मेरी रेपुटेशन बन गई कि ये बंदा यहाँ शराब नहीं लाने देता, एंड वी आर नॉट गोना बेसिकली. तो आई फेस दैट सोशल बाइकॉट. बट आई टुक दैट प्रिंसिपल, जो अभी सारी वजूहत मैंने आपको बताई कि मेरे लिए अपने दीन को या अपने ईमान को, अपनी आखिरत को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बस पर सो आई टुक अ लॉस ऑन दैट. I decided to shut down that business and not allow alcohol consumption at my place. And this is what Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam, क्योंकि अगर मैं उसकी इजाज़त देता तो I would be that cursed place, जो कि हमारे नबी ने हमें उसके बारे में बता दिया है. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होल फूड चेन के. कोई भी आज हमसे कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई यहाँ पे वेस्ट में अक्सर मैंने देखा लोग ये लॉजिक देते हैं कि जी हमने जो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट खोलते हैं कि हमने शराब या अल्कोहल रखी है वो गैर मुस्लिमों के लिए, वो आते हैं वो उसके लिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल का लाइसेंस ले लेते हैं. एंड एक साइड पे वो हलाल फूड सर्व कर रहे हैं मुसलमानों को, दूसरी तरफ वो शराब पेश कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं टू नॉन मुस्लिम्स, या इवन मुस्लिम्स को मान ले तो वो दे विल नेवर रिफ्यूज़ इट, एंड दे थिंक दिस इज़ नॉट गुनाह, दिस इज़ अलाउड. ये हदीस साबित कर देती है कि वो पूरी की पूरी जगह अल्लाह ताला उसको कर्स्ट करार देते हैं जहाँ पे अल्कोहल का बिजनेस किया जा रहा हो. एंड ऑफ द स्टोरी. और इससे ये भी चीज़ आप पे साबित हो जाती है, पॉइंट मेंशन इट, कि वो मुल्क, वो मुआशरा जहाँ पे अल्कोहल के लाइसेंस इशू किए जाएं, जहाँ पे अल्कोहल की इजाज़त दी जाए, खासतौर पे मुसलमान मुआशरा जिसके हुक्मरान मुसलमान हो और इन्हें सब कुछ पता है या होना चाहिए, वो वहाँ पे अल्कोहल के बिजनेस की इजाज़त देते हैं. तो इसका मतलब अल्लाह ताला उस शहर को, उस कस्बे को, उस मुल्क को भी नहुसत ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ कभी बरकत नहीं आ सकती. दिस इज़ अनदर थिंग टू थिंक अबाउट. ओके जी. मेरी फेवरेट जो पार्ट है ना, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है हज़रत अली का ये कॉल, बिकॉज दैट इज़ हाउ मच आई हेट अल्कोहलिज्म, दैट इज़ हाउ मच आई डिटेस्ट इट. मेरे दिल के ये बहुत करीब है. इट्स माई फेवरेट. ब्यूटिफुल. ठीक है ना कोट, कि इफ़ अ ड्रॉप ऑफ वाइन वर टू फॉल इन टू अ रिवर and the river were to dry up, and then grass were to grow in that spot, and my horse were to eat from that grass, I would never ride that horse again. हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर किसी दरिया में शराब का एक कतरा गिर जाए और फिर वो दरिया खुश्क हो जाए कितने साल महीने बाद वट, और फिर वहाँ पे घास उगाए, ठीक है ना, उस जगह पे, और मेरा घोड़ा चरता चरता किसी दिन वहाँ पे जाके वो घास खा ले, तो मैं इस घोड़े पे सवारी करनी छोड़ दूंगा. इमेजिन दैट, कि इन लोगों को अल्लाह ताला के हुक्म से, यानी कि शराब से कोसों मीलों दूर ये लोग रहते थे या रहना चाहते थे. उनके दिल में शराब के लिए, शराब नोशी के लिए इस कदर अल्लाह ताला ने कराहत डाल दी हुई थी, ठीक है ना, और इतनी ही कराहत हर मुसलमान के दिल में होनी चाहिए. सो दिस shows you guys and gals the religious angle. To summarize, हमारे दीन में जनरल प्रोहिबिशन शराब नोशी की बड़ी क्लियर है. कंप्रेहेंसिव बैन है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक. सारी नशावर चीज़ें, खा वो आप ड्रग्स हैं, आइस का नशा है, शराब का नशा है,
marijuana है, शीशा है, जो भी आप पी रहे हैं, जो नशा करती है चीज़, वो हमारे दीन में बिल्कुल मना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्मॉल क्वांटिटीज़ अगर या लार्ज अमाउंट, ज़्यादा छोटी क्वांटिटी में हो, एक कतरा, एक चम्मच या पूरी बोतल, डजेंट मैटर, ठीक है ना। अ, वो भी उतनी ही मना है जितनी के एडिक्ट होना है। फिर तीसरी चीज़, इसको उम्मुल खबाइस कहा गया है शराब को, इज़ कंसिडर्ड द मदर ऑफ ऑल ईवल, ठीक है ना जी। बिकॉज इट, जैसे कि मैंने आपको स्टेटिस्टिकली प्रूव कर दिया है कि देर आर सो मैनी ईवल्स इन द सोसाइटी दैट इट कॉजेज सो मैनी प्रॉब्लम्स दैट जनरेट आउट ऑफ इट। और स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज जो इसके हैं, उन लोगों के लिए जो बिलीव करते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा दीन है, वो आखरत पे ईमान रखते हैं, और हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी एक इनफाइनाइट लाइफ इसके बाद है, तो उसके लिए जो चीज़ें हम करते हैं, नमाज की हालत में, आप शराब की हालत में, आप पे नमाज मना है। अल्लाह ताला आपको 40 दिनों के लिए बिल्कुल डार्क जोन में डाल देता है, ब्लैकआउट जोन में डाल देता है, आपकी नमाज तक, यानी कि अल्लाह ताला आपको अपने साथ बात करने की इजाज़त भी नहीं देते, ठीक है ना। इस हद तक अल्लाह ताला कराहत रखते हैं इस चीज़ से। आपकी दुआ भी ज़ाहिर है फिर नहीं कबूल होती होगी 40 दिनों तक, ठीक है ना। लॉस ऑफ फेथ, यानी कि ये ऐसी चीज़ है जो आपके ईमान को ज़ाया करवा देती है। जब आप हालत शराब में होते हैं, शराब नोशी की हालत में, तो आप ईमान से खारिज हो जाते हैं, दीन से बाहर निकल जाते हैं, और इवेंचुअली अल्टीमेटली आपकी पूरी आखिरत ही ज़ाया हो जाती है, क्योंकि आप जहन्नुम से जन्नत से महरूम कर दिए जाते हैं और जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे, और जो कि बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरा ठिकाना है। और लफ्ज रह गया शराब का। इन चबलों को, इन मुनाफिकों को ये नहीं पता कि शराब नाम का कोई लफ्ज अरबी में है नहीं। ये तो फारसी का लफ्ज है, शर आब, जैसे आब दीदा, दीदा आंखों, हमारी तो है ही सारी फारसी। अच्छा, कुरान पाक में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खुमर। खुमर कहते हैं दुपट्टे को, चादर को, ओढ़नी को, शॉल शॉल को, जिससे औरत खुद को ढांप ढांप लेती है। ये बुरका जो है, लंबे लंबे बुरके, ये कह रहे नहीं। तो हर वो चीज हराम है, ये याद रखें, जो आपकी अकल को ढांप ले। वो ताकत हो, शोहरत हो, दौलत हो, इक्तदार हो, ये सारे वैशी हराम। इस मुल्क में रिश्वत बंद नहीं है, और होश करो, हराम, कमीशन, किकबैक, किन किन के नाम गिनवाऊं। ये उर्दू अदब की आबरू और सबसे बड़ा शायर चचा गालिब, मिर्जा गालिब क्या कहता है, मैं से गरज निशात है कि सरूर सियाह को एक गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। ये और कहानी है, आम बंदे की समझ में पता नहीं बात आती है। अच्छा, जो हसन निसार साहब हैं वो ये लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुरान में चूँकि शराब का एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज़ हुआ, तो इसका मतलब है शराब हराम नहीं है, और उन्होंने खमर का भी जो है अपनी एक उसको इंटरप्रिटेशन दे दिया, इज मेड अ 90 डिग्री राइट टर्न, और उसको लेके पतली गली से दूसरी तरफ निकल गए हैं। ही हैज़ हिज ऑन एडिड हिज ऑन वर्बयाज, कि वो पूरा जो है कि इसका मतलब करप्शन है, इसका मतलब था कि ही इज़ मिस इंटरप्रेटिंग, प्लेइंग विद कुरान, बट पूरी ढटाई के साथ। अल्लाह ताला हमें ऐसे दानश्वरों से बचाए, ठीक है ना, जो अपनी चस्के के लिए जो है कुरान के अल्फाज तक को जो है ना वो एक नया जो है उसको मानी दे दें। अल्लाह ताला कुरान में बड़ा क्लियरली आपको बता रहा है इंटॉक्सिकेंट्स के बारे में, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट्स लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी, ठीक है ना। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट करप्शन इन द पर्टिकुलर वर्सेस। और कुरान को आप छोड़ के आप छलांग मार के सीधे हजरत उमर में चल गए, बीच में सारी हदीसें जो है ना आप खा गए। व्हाट अबाउट सो मैनी हदीस, मेरी इस प्रेजेंटेशन में वीलॉग में आप वो सारी हदीस देख लें, जिसमें बड़ा क्लियरली हमारे नबी ने शराब के मामले में बताया है, उसके बारे में वईद की है, जन्नत और जहन्नुम के बारे में बात की है, और मतलब है कि इट इज़ वेरी क्लियर। पर उसके अलावा सारा जो डेटा मैंने प्रेजेंट किया है कि हाउ इट हैज़ डिस्ट्रॉयड वेस्टर्न सोसाइटीज़, वो सारा जो है ना आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ठीक है, अगर बच्चे जो है ना वो शराब पी लेते हैं तो सो यार, यू थिंक दैट्स अ लेसर ऑफ एन ईवल, और जो आइस या दूसरा नशा है उसके मुकाबले में ठीक है, अगर वो शराब वराब विस्की विस्की पी लेते हैं, दैट्स ओके, ठीक है ना। यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई बाय मिनिमाइजिंग, इट्स कॉल्ड मिनिमाइजेशन,
अ बिगर ईवल एज अ फाउंडेशन, जिसको मुल खबाइस कहते हैं, उसको आप कहते हैं। जबकि स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं, एंड यू कैन गूगल इट, कि बेसिकली कोई भी शख्स जो एक किस्म के नशे पर लग जाता है, एंड एट सम अदर टाइम व्हेन आई एम गोना टॉक अबाउट ड्रग्स, आई विल एक्चुअली come up with all these statistics and correlations. Today is not my topic, बट स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडीज शो कि एक शख्स जो एक किस्म का नशा करता है, वो दूसरे किस्म के नशे पे लगने का कहीं ज़्यादा उसका हायर चांस रिस्क होता है कंपेयर टू समबडी जो कि बिल्कुल किसी नशे में नहीं पड़ता। तो पर्सन हु विल स्टार्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल is more likely to start smoking marijuana, and then he's more likely to get into ice and cocaine and so forth. तो बेसिकली, और डेटा यही प्रूव करता है, और हमारे इर्द गिर्द के ऑब्जर्वेशन भी यही प्रूव करते हैं कि जब इंसान चस्के में पड़ जाता है, डोपामीन की गेम में पड़ जाता है, तो देयर इज जनरली नो बाउंड्रीज। इट्स अ मैटर ऑफ if and not when. So, having said that, now I've closed the religious angle, I've closed the global angle, ठीक है ना। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, इन मैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन के पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। अ, पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम लीगली जो ऑथराइज बार्स हैं और ब्रूरीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ दो जो मेरे जहन में, हो सकता है एक दो और भी हों। मरी ब्रूरी है, और वही कोस्टल जो कि चाइनीज़ के लिए बेसिकली इन्होंने मेरा ख्याल बनाई है, और नॉन मुस्लिम्स के लिए प्राइमरीली इनको अलाउ किया गया, जो कि मेरा ख्याल है कि अगर आप अहादीस पढ़ लें तो इसकी भी इजाज़त नहीं है। यानी कि आप कर्स्ट प्लेस में आ जाते हैं जब आप ऐसी चीज़ें खोलने की इजाज़त दे देते हैं, हाँ वो नॉन मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के लिए। इफ़ यूर अ मुस्लिम कंट्री, पीरियड, एंड ऑफ द स्टोरी, खलास, नो अल्कोहल। लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं पाकिस्तान में, ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन नॉन मुस्लिम जो है ना, वो सिर्फ वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटीज़ परचेज कर सकते हैं। जनरली मुसलमानों के लिए बैन है। बार्स और नाइट लाइफ जो है ना, ट्रेडिशनल बार्स वो एग्जिस्ट नहीं करते जैसे कि यहाँ पे होते हैं। लेकिन प्राइवेट पार्टीज जो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही हैं, डीएचएस में और लीड क्लास के अंदर, वहाँ पे अभी ये काम शुरू हो चुका है। क्लब्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ऑफिशियली, जहाँ बाय इनविटेशन सिर्फ जो है ना लोगों को बुलाया जाता है। कच्ची शराब भी देहातों में बिकती है, जिसमें बेसिकली जो गरीब क्लास है वो वहाँ पे वो डिफरेंट टाइप की काम हो रहे होते हैं। होम ब्रूइंग, लोगों ने घरों में मसलन शराब बनानी, जिसको कच्ची शराब कहता है, मैं कह रहा हूँ, वो एक ख़ास क्लास में वो भी एक काम होता है पाकिस्तान में। तो शराब तो एग्जिस्ट पाकिस्तान में कर रही है, और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। um, जैसे कि मैंने कहा, मोस्ट ड्रिंकिंग हैपन्स इन प्राइवेट पार्टीज, सीक्रेट क्लब्स एंड एलीट पार्टीज, डिस्पाइट वाइड स्प्रेड illicit ब्रूइंग एंड स्मगलिंग। शराब की स्मगलिंग भी होती है। जो नॉन ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उस मुताबिक पाकिस्तान में 11,000 जो है लाइसेंस शराब के जो हैं वो एक ख़ास हुकूमत ने इशू किए थे, सिर्फ जो है पीछे अभी। और ये स्टैटिस्टिक्स का सोर्स मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और ना मैं ये बता सकता हूँ कि ये किस पीरियड के ऊपर है। ऑफिशियल डेटा जो है मुझे मुझे एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 2200 जो एक्टिव अल्कोहल परमिट्स जो हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद में 2024 में से इशू किए गए थे, ठीक है जी। इसके अलावा सिंध, मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ पे शराब के लाइसेंस की स्टेटिस्टिक्स मिली। मुझे इतना पता है पंजाब में भी काफ़ी परमिट्स इशू किए गए थे उस्मान बुज़दार के दौर में फॉर एग्जांपल। और ये जो सिंध है वहाँ पे, आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट वंस। 124 वाइन शॉप्स जो है ना, लिकर स्टोर जो हैं, शराब की दुकानें जो हैं वो 124 एग्जिस्ट करती हैं। और उसमें से 75 जो है ना वो सिर्फ कराची शहर के अंदर जो है ना वो 2016 से तकरीबन समझे 10 साल पहले, तो अब उससे डबल ट्रिपल हो चुके होंगे लाइसेंसेस जो है ना वो इशू किए गए थे या एग्जिस्ट करते थे। तो पाकिस्तान में काफ़ी हद तक जो है ना अंडर द रेडार जो है ना ये कारोबार जो है वो चल रहा है। और ये आपको प्रेवलेंटली अब नज़र आता है इन्फ्लुएंसर्स की फॉर्म में, कि अब ये जो लोग हैं, ये चूँकि इंडियन मूवीज़ का और बॉलीवुड का इतना ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है पाकिस्तान में, आई विल टॉक अबाउट दैट इशू एट सम अदर टाइम। और ये देख रहे हैं कि दुबई और मुसलमान कंट्रीज़ कैसे दे आर ब्लरिंग द लाइंस एज वेल, तो उसको देखते हुए लोग इनक्रेज होते जा रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर लिबरल सेगमेंट है, वो अब चाहता है कि बिल्कुल ही खुल्लम खुला इस चीज़ की इजाज़त दी जाए, और एक पार्टी वाला माहौल होना चाहिए, और वेस्ट की तरह बिल्कुल पाकिस्तान को हो जाना चाहिए। तो यू सी एक्चुअली वक्तन फ़क्तन ये लोग सोशल प्रेशर जनरेट करते हैं, और इस चीज़ को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पे आपने कुछ हजरात को देखा होगा जिनकी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आई एम नॉट गोना नेम दैम, और बेसिकली पर्पज़ मेरा ये नहीं है कि मैं उनको यहाँ पे उनके बारे में बैड माउथिंग करूँ, बट एवरीबडी नोज़ दैम
कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दे व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ दे आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज अल्कोहल कंजप्शन। एक होता है कि आप खुद गुनाह करें, एक होता है कि आप माशरे को चाहें कि सारे लोग, क्योंकि दे नीड दैट वैलिडेशन साइकोलॉजिकली, दे नीड दैट encouragement एंड वैलिडेशन, कि वो जो उनका थोड़ा सा भी ज़मीर उनको गिल्ट फील करा रहा है वो फिर वो गिल्ट चला जाए, और बिकॉज एवरीबडी वुड बी डूइंग द सेम थिंग एंड दे आर डूइंग इट इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड बेसिकली दे वांट द पाकिस्तानी कल्चर टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। और यहाँ से आके बात चेंज होती है कि मैं उस एंगल पे कि एक तो होता है कि आप खुद गुनाह करें जिसकी मैंने सज़ा हमारे दीन में क्या है वो मैंने बड़ी एक्सप्लिसिटली शेयर कर दी है। जब आप चाहते हैं कि आप सारे मुसलमानों को इस काम पे लगा दें, सारे माशरे को इस काम पे लगा दें, तो नाउ द बर्डन ऑफ एवरीबडी सिन इज़ ऑन यू। अब ये एक बहुत डेंजरस चीज़ बन जाती है, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल ड्रामे जो हैं, हर दूसरे ड्रामे में, मूवीज़ में अब शराब नोशी दिखाई जा रही है। अनफॉर्चुनेटली ना इसको पीटीए कंट्रोल कर रही है, ना वो ड्रामा राइटर्स जो इसके स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो जो एक्टर और डायरेक्टर्स हैं जो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, नो बॉडी इज़ पेइंग अटेंशन, नो बॉडी इज़ ब्लॉकिंग इट, और वो भी इसके अंदर शामिल है। शामिल से मुराद ये है कि बर्डन ऑफ ईवल इज़ ऑन दैम एज़ वेल। किसी मुल्क में अगर आप कहते हैं कि जी फ़लाँ जो अथॉरिटी जो है ना जी वहाँ पे जो मौलाना हजरात हैं फॉर एग्जांपल, जो और लोग हैं जो जिनको कुरान की समझ है, जो हाफ़िज़ कुरान है, दिस एंड दैट, वाई इज़ दिस हैपनिंग इन पाकिस्तान, नोबडी इज़ पेइंग अटेंशन। दिस इज़ नॉर्मलाइजिंग अल्कोहल कंजप्शन, शराब नोशी को आम करना जिसको कहते हैं, और वो जो एक कराहत है उसके बारे में उसको मिनिमाइज़ करना कि फिर वो लोग नोटिस करना ही छोड़ दें कि अच्छा ये तो आम सी बात है, एंड दैट मल्टीप्लाइज द ट्रेंड इन द सोसाइटी। आप कहते हैं कि यहाँ पर लाइसेंस के साथ बार्स होनी चाहिए, मतलब जैसे मुख्तलिफ जगहों तुर्की में पे, है, इस तरह हर यूएई में जगह है, पर सऊदी इंटरनेशनली। अरेबिया में भी अब है। लेकिन सर इस्लाम तो हमें एक तरफ ये कहता है ना कि आप सऊदी अरब वालों से ज्यादा बड़े नहीं, मुसलमान हैं वो या नहीं है, यूएई से ज्यादा बड़े बिल्कुल नहीं मुसलमान हैं, है, तुर्की से लेकिन बड़े हमारे मुसलमान हैं? यहाँ अच्छा, इनको जो आर्ग्यूमेंट है कि जी क्या हम सऊदी से, टर्क से, दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं, तो वाई नॉट? आई मीन व्हाट इज़ योर क्राइटेरिया फॉर गुड मुस्लिम? ये तो हमारे नबी ने हमें बहुत साल पहले बता दिया, कई सेंचुरीज पहले, कि बेसिकली तुम में से सबसे जो अच्छे दर्जे का मुसलमान है वो है जो ज़्यादा मुत्तकी है, जो ज़्यादा प्रैक्टिसिंग है, जो ज़्यादा परहेजगार है। दैट इज़ द ओनली क्राइटेरिया हैज़ गिवन अस कि हु इज़ अ बेटर मुस्लिम, हु इज़ नॉट अ गुड मुस्लिम। So if somebody is allowing alcoholism in their country for the trade-off of money, basically the answer is in itself. तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते? क्या अच्छे मुसलमान सिर्फ टर्की में हो सकते हैं, या अच्छे मुसलमान सिर्फ सऊदीया में हो सकते हैं बिकॉज वो चोगे पहनते हैं? इज़ दैट योर क्राइटेरिया? वाई नॉट? आई मीन वाई आप में इतनी एहसास कमतरी क्यों है? अगर पाकिस्तान में क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला ने हिसाब लेना है तो अच्छे मुसलमान तो पूरी दुनिया से निकलेंगे। अच्छे मुसलमान या अमेरिका में हो सकता है जो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत महबूब हों, जो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हों। अच्छे मुसलमान हो सकता है सऊदीया से, जो अच्छे से मुराद ये है कि जो अल्लाह ताला के नज़दीक मुकर्रब लोग हों, जो अल्लाह ताला जो है उनको उनकी बख्शिश करे, या उनका जो भी उनका जो क्राइटेरिया क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने रखा है उस पर पूरे उतरें। वो तो दुनिया में कहीं से भी हो सकता है। गरीब मुसलमान सड़क पे सोने वाला कहीं इथोपिया से भी हो सकता है, वो सूडान से भी हो सकता है। अल्लाह मियाँ हैज़ नो क्राइटेरिया लाइक दैट कि जी एक सर्टन नेशनलिटी से सिर्फ अच्छा मुसलमान होगा, या ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग देयर जस्ट बिकॉज दे आर मोर सेकुलर, दे आर मोर ओपन माइंडेड और वट एवर टू सर्टन अपोजिंग वैल्यूज़। इट्स बेसिकली अ वॉर ऑफ वैल्यूज़। दीन का मतलब ये है कि यू लिव योर लाइफ बाय सर्टन वैल्यूज़। आपको इसका मतलब है दीन की अभी तक समझ ही नहीं, यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन कि जब आप इस्लाम में दाखिल होते हैं, इसमें दाखिल होने का क्या मतलब है? इट्स अ क्लब यू ज्वाइन, एंड क्लब्स कम विद सर्टन कंडीशंस। क्या जब आप लाहौर कराची में कहीं पे कोई डीएचए का कोई क्लब ज्वाइन करते हैं, उनके सर्टन बाय लॉज होते हैं, आप कहीं गोल्फ भी खेलने जाते हैं, उनके सर्टन बाय लॉज होते हैं, आप उसके उसके बाय लॉज तो पूरे फॉलो करते हैं। यू कैन नॉट डेविएट एनी बाय लॉज, ठीक है ना? वो आपको क्लब से निकाल देंगे। But strictly, though Islam has certain bylaws, those bylaws are given us by the Quran and Hadith. How can you challenge them again and again? और इस डटाई के साथ अब उसको चैलेंज करते हैं और अब उनको करते हैं। हसन निसार साहब हो गए, ये लोग हो गए। देखता हूँ हाउ कैन यू चैलेंज them and you think you are the superior power. You have somehow the knowledge and wisdom that nobody, no other scholar in the world, कोई और मुसलमान, there are about 1.7 billion Muslims in the world, उन सब की अकल जो है ना वो घास चरने चली हुई है somehow। आपको ज़्यादा पता है इस चीज़ का, ठीक है ना? जो सेंचुरी से कुरान और हदीस को स्टडी करते आ रहे हैं लोग, वो गलत हैं। एंड यू समहाउ आर गोना गिव अस न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ हु इज़ अ गुड मुस्लिम, व्हाट इस्लाम सपोज टू डू, ठीक है? और कुरान में क्या लिखा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अल्लाह ताला क्या कहते हैं?
And those who like that immorality should be spread or publicized among those who have believed will have a painful punishment in this world and the hereafter. And Allah knows and you do not know. अब तो मतलब है कि आपने कॉन्सिक्वेंसेस सारे देख ली, सारी स्टैटिस्टिक्स देख ली। अब आप अगर चाहते हैं कि माशरे में ये ईवल्स फैलें, लोगों के बच्चे मरें, वो जेलों में जाएं, वहाँ पे सड़ें, फांसियाँ लगें, अस्पतालों में जो है कैंसर के शिकार हों, और लोग जो है ना वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजरें, और जो है ना ये सारी चीज़ें सारी तकलीफ़ से एक मुस्लिम माशरा जो है ना वो टोटली तबाह बर्बाद हो जाए, और रेप्स हों, और जो है ना मर्डर्स हों, और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हों, और लोगों की आखिरत भी तबाह हो, लोगों का दीन भी। और बेर और आवी फिर इसके साथ जहाँ शराब आती है, वहाँ जना भी आता है, वहाँ अडल्ट्री भी आती है, वहाँ लिव इन रिलेशनशिप्स भी आते हैं। तो बेसिकली ये लोग जो चस्के के पीछे जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि माशरा ऐसा हो जाए पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से ना पाकिस्तान बन जाए, अल्लाह ताला ने उनके बारे में बड़ा क्लियरली बता दिया। दीज इन्फ्लुएंसेस, हाँ वो ड्रामे बना के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मूवीज़ बना रहे हैं, वो एंकर्स की शक्ल में लोगों के जहन में वो वसवसा डालते हैं जो शैतान के बारे में कहा गया, जहन में एक थॉट इंजेक्ट कर देता है। दिस इज़ व्हाट द रोल दे आर प्लेइंग। दैन अल्लाह ताला का उनके बारे में ये हुक्म है और हमें ये वार्निंग है। तो हैविंग सेड दैट, मैं तो हैरान हूँ इन लोगों की बातें सुनने पे और इन लोगों की डिटाई पे, और फ्रैंकली आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दीज पीपल। मैं हैरान हूँ कि इनको एयर टाइम पाकिस्तान पे कैसे दिया जाता है। इनको लोगों को मिसगाइड करने के लिए स्क्रीन टाइम दिया जाता है, ताकि वो जो कच्चे जहन के नौजवान हैं, जिनका इतना नॉलेज नहीं है, इवन के बड़े लोग जिनका इतना शौर नहीं है, पाकिस्तान की भोली आवाम जो है, उनको ये लोग गुमराह कर सकें और उनको जो है ना मिसगाइड कर सकें। ठीक है ना। आई एम सरप्राइज बाय द मीडिया who actually provides them that position that this can sit on a chair and have an airtime and can actually misguide Muslim societies from inside out. तो मेरा मुझे अफसोस है जो कोई इसमें पैमरा वैमरा, कोई इसमें जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं वो दे आर नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है ना। दैट इज़ व्हाट सरप्राइजेज मी। आई विल एंड माई कन्वर्सेशन, माई स्लाइड एट दिस एडवाइस कि स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल एंड इट ऑल इंटॉक्सिकेंट्स। आप मगरिब में रहते हो, मशरक़ में रहते हो, शराब से दूर रहें। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुसलमान जो हम वेस्ट में रहते हैं, हमें इस चीज़ का पता है, हमारे सामने ये चीज़ खुली पड़ी होती है, हमें फ़्लाइट्स में अवेलेबल होती है। वी डू नॉट टच इट, वी डू नॉट टेस्ट इट। अल्लाह ताला हमें इस पर कायम रखे। स्टे अवे फ्रॉम सच कंपनी एंड इन्फ्लुएंस, ऐसे दोस्तों से अल्लाह ताला आपको बचाए जो आपको नशे की तरफ लेके जाएं और आपको इन आदतों में मुब्तला करें, उनसे दूर रहें। ऐसे एंकर्स, ऐसे एक्टर्स, ऐसे सेलिब्रिटी से दूर रहें जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। ठीक है ना। बिकॉज डू नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम यू देन हैव टू सॉल्व। वाई क्रिएटेड। कोई भी अक्लमंद शख्स जो एक्चुअली जिसका आईक्यू लेवल हाई है, वो कभी भी इतना बेवकूफ़, जिसको अल्लाह ताला ने हदायत दी हो और हदायत से बड़ी कोई चीज़ नहीं, वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। दो दुआएं मैं आपको बता रहा हूँ, वो ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा अजिरना मिन खिज़ी दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ठीक है ना। अल्लाह सेव मी फ्रॉम द डिस्ग्रेस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द पनिशमेंट ऑफ द हेयर आफ्टर। ये सम अप करता है कि शराब नोशी आपको दुनिया में भी जलील करवाती है, आपका तमाशा लगवाती है, आपको जो है ना वो नुकसान पहुंचाती है। उससे पनाह में रखे ये दुआ आपको, और इस तरह की और जो लानते हैं उम्मुल खबाइस से। ठीक है ना। और आखिरत में भी आपको उस अजाब और उस नुकसान से महफूज रखे अल्लाह ताला, जो कि ऐसे गुनाह कबीरा या इनके नताइज में इंसान भुगतता है। और फिर फ्लिप साइड पे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार, बेहतरीन दुआ है। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अता फरमाए। ठीक है ना। हलाल और साफ़ और पाक चीज़ें उसमें मुतला करे, और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें उन लोगों के साथ रखे जो कि पाक हालत में होंगे, जो कि ऐसी लानतों से महफूज होंगे, और जन्नतुल फिरदौस इंशाअल्लाह ताला, और उसके फ़वाइद से हमें अल्लाह ताला जो है ना वो दे। दिस इज़ द लाइफ एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पाकिस्तानी, जो हमें एडमायर करनी है, जो हमारे नौजवानों को जीनी है, जो हमें जीनी है, और लोगों को बताना है, उनको बुरी चीज़ से रोकना है और अच्छी चीज़ की तरफ लेके जाना है, टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन जो ये बिगड़े हुए हजरात और इन्फ्लुएंसर्स लोगों को जिस रास्ते पर लेके जाना चाह रहे हैं। तो क्लोजिंग ऑन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे दानश्वरों के शर से महफूज करे, और लोगों को जो है अपने दीन को समझने की
और फैक्ट्स एंड फिगर्स और लॉजिकली डेटा इंटरप्रेट करने की और देखने की कि बेसिकली फैक्ट्स और फिगर्स क्या कहते हैं, हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, किसमें हमारा नुकसान है। और आप देखेंगे अक्सर इस्लाम जिस चीज़ से आपको रोकता है, हमारा दिन जिस चीज़ से आपको रोकता है, उसको इवेंचुअली साइंस भी सेकंड करती है, प्रूव करती है। और जो हमारे भले में बेहतरीन चीज़ होती है, जो लाइफस्टाइल होता है, वही pretty मच हमारा दीन ऑलरेडी हमें गाइड कर रहा होता है। इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस दैट वन डे यू गोना फाइंड आउट कि दैट्स वाज द बेस्ट थिंग फॉर यू दैट एवर हैपेंड। अल्लाह ताला जो है हम सबको शैतान और उनके चेलों के शर से महफूज करे, आमीन।